मेमोरी बेस्ड पेपर है, IBPS PO मेंस 2022, ये सही है। ठीक है, तो ये पेपर आया था, बड़ा सब लोगों ने इसकी तारीफ की कि ये पेपर अजीबोगरीब आया। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, आपके हाथ में पेपर भी दिया है, हार्ड कॉपी भी है, और सॉफ्ट कॉपी में आपको ऊपर भी दिखेगा। ठीक है ना। So 3 persons ABC started their journey at 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m. respectively. 3 persons started their journey. जब तक कि वो अपोजिट नहीं बोलता है तब तक अपोजिट मानना नहीं। समझ में आ रहा है क्या? स्टार्टेड देयर जर्नी बोला तो क्या हो गया, एक ही दिशा में जा रहे हैं। सही है। हाँ, जब तक उसको अगर बोलना है अपोजिट तो वो अपोजिट बोल देगा। लेकिन उसने बोला कि 8 बजे ए निकला, बी 9 बजे निकला, और 10 बजे कौन निकला, सी निकला। सही है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एबीसी इज 1, 1.25, 0.5। 1 है, 1.25 है, और 0.5 है। ये सही है। अगर मैं, आप देखो अभी तो 1 बाय 1 उसे कंप्लीट करते हुए जाते हैं। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि 0.25। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो चलिए देखिए अभी, और मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 25 से 100। ये सही है। 4/2 का रेशो आएगा क्या, 4/2 का रेशो आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये रेशो तो मैंने चेंज करवा दिया। ये सही है, ये करना जरूरी है। सो डेसिमल फ्रैक्शन से आपको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो तो फायदा हो जाता है आगे। आफ्टर स्टार्टिंग द जर्नी बी बीट्स ए आफ्टर 4 आवर्स। ठीक है, तो जर्नी स्टार्ट हुई, बी का स्पीड ज्यादा है कि नहीं, ये ए है, बी है, सी है। ये आगे 8 बजे चला गया, ये आगे 8 बजे चला गया, और उसके बाद बी निकला, लेकिन बी का स्पीड ज्यादा है तो बी उसको पकड़ लेगा कहीं तो भी जाकर। कितने आवर्स के बाद पकड़ रहा है, बोल रहा है वो 4 घंटे के बाद। आफ्टर मीटिंग ईच अदर बोथ ऑफ देम रिटर्न टू सी। मिलने के बाद दोनों वापस आ रहे हैं और सी से मिल रहे हैं। सी भी निकला होगा ना, 10 बजे सी निकला होगा। आप समझो कि ये 8 बजे निकला, कौन, ए निकला, और बी कितने बजे निकला, 9 बजे। बी कितने बजे निकला, 9 बजे। और 9 बजे निकलने के बाद उसने 4 घंटे बाद उसको पकड़ा है। आपको समझ में आया क्या? तो 9 बजे तक ये 8 बजे निकला हुआ आदमी 1 घंटे के बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा। सही है। आप देखो यहां से ए निकल गया, यहाँ पे ए पहुंच गया। अभी बी, अभी कितने बजे है, 9 बजे। अभी कितने बजे है, 9 बजे। 8 बजे निकला है, यहाँ 9 बजे पहुंचा। 9 बजे एग्जैक्ट एक दूसरे के सामने खड़े हैं ये, और आगे जाके ये कहीं तो भी मिलेंगे। तुझे दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है ना, तेरा मन कहीं और चला गया ना, इसलिए। ठीक है, 4 आवर्स के बाद ये लोग मिल रहे हैं आपस में। 4 आवर्स के बाद ये लोग मिल रहे हैं आपस में। सही है, यहाँ पे जाके कहीं तो भी मिल रहे हैं, ये भी। अब मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, ये वापस आया, और यहां से सी निकला। तभी सी तभी निकला क्या, नहीं, सी 10 बजे निकला। सी 10 बजे निकला, और ये कितने बजे वापस आए, 9 बजे के बाद 4 आवर्स। कितना होता है 9 बजे के बाद 4 आवर्स, 1 बज गया। 9 और 4 13 ना, 1 बजे, दोपहर के 1 बजे ये 1 PM को यहाँ से निकले। अब ये 10 बजे निकला है, 10 बजे से 1 बजे तक चलते रहा ये। तो कितने बजे तक चलते रहा, 3 घंटा चलते रहा। आपको समझ में आया क्या? इसका 3 आवर्स का जर्नी यहाँ तक हो गया, तो सी यहाँ पे है तब। ठीक है ना, जब 1 बज गया तो सी यहाँ पे है। दोनों एग्जैक्ट टाइम पे रखो आमने सामने, दोनों ग्रुप्स को एग्जैक्ट टाइम पे। वो टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, ये आप समझिए। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। सो फिर से एक बार बात करते, ठीक है ना, फटाफट बात करते। ठीक है, सबसे पहले ए निकला यहाँ से, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से ए निकला। कितने बजे थे, 8 बजे थे। 8 बजे थे, वो यहाँ पे पहुंचा, 1 घंटे में 9 बजे यहाँ पहुंच गया, समझो। ठीक है ना, तभी बी का स्टोरी चालू हुआ। बी यहाँ 9 बजे है, ए यहाँ 9 बजे। ठीक है ना, फिर 4 घंटे के बाद इसने बी ने ए को पकड़ लिया कहीं तो भी, 4 आवर्स की जर्नी के बाद। ठीक है ना, डिस्टेंस ए का 1 घंटे में जितना होगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो 4 घंटे के बाद इधर पकड़ लिया, 1 बजे पकड़ लिया, यहाँ पे ये दोनों मिले। और जो सी है, सी 10 बजे निकला ना, तो 9 बजे के बाद 4 घंटा बोला तो कितना हो गया, 1 बज गया। और सी 10 बजे से 1 बजे तक कितना टाइम मिला इसको, 3 आवर। ये 3 आवर्स में आगे पहुंच गया होगा। सो 1 o'clock, 1 PM को दोनों आमने सामने खड़े हैं, दोनों ग्रुप, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। सही है, चलो आगे बढ़ते थे। आफ्टर मीटिंग each other both of them return to sea, यहां तक पढ़ लिया था। इन 5 hours B is how much distance away from the starting point if the speed of B is 4 km/h? The speed of B is 4 km/h। तो C के बारे में तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है वो। क्या पूछ रहे हैं वो, B के बारे में पूछ रहे हैं।
बी के बारे में पूछ रहे। अभी आप देखिए बी का स्पीड कितना है, बी का स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। बी यहाँ देखो कितना है 4 है। बी अगर 4 है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई किया होगा 4/5 से। आपको समझ में आया क्या, इसको 4/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, सही है। तो इनको भी 4/5 से मल्टीप्लाई करता हो तो ये कितना होता है 416, ठीक है ना। 416/5 तो कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा ये। देखो 16/5 का 3.2 कैसा होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाता है फटाक से, सही है। तो मन में आप ये फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ चीजें समझ कर लो, डिवाइड नहीं करना है कभी भी। डिनोमिनेटर का ना 10 या 100 के मल्टीपल में लाना, ठीक है। तो आप देखो अभी आप ये सेम क्या हो जाएगा, बेचो 8, 8/5 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1.6 हो जाएगा ये 1.6 हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर रहेगा इसका यूनिट, स्पीड है ना ये स्पीड से, ये स्पीड से, ठीक है। तो स्पीड का रेशो आ गया आपका 3.2 में, रियल वैल्यू मिली आपको स्पीड की। अभी देखिए बी यहां से निकला, बी यहां से निकला और यहाँ कितने बजे पहुंचा 1 o'clock, 9 बजे निकला। तो 4 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा 16 किलोमीटर कवर किया इसने 4 की स्पीड से, 4 into 4 बराबर है 16 किलोमीटर कवर किया होगा बी ने। और फिर वापस आया, बी वापस आया, बी वापस आया ना, बी वापस आया। ये देखिए अभी, सो इन 5 आवर्स बी इज हाउ मच डिस्टेंस अवे, 5 आवर्स बोला। सो 5 आवर्स बोला तो 1 आवर, ये देखो 4 आवर्स के बाद यहाँ पहुंचा था और 1 आवर वो वापस आया होगा, 1 आवर वापस आया होगा। तो 4 into 1 कितना रहेगा 4, बराबर है। तो यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक वो 16 किलोमीटर गया और 4 किलोमीटर वापस आया। तो 16 में से 4 गया, कितना किलोमीटर रह गया 12 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना होगा 12 किलोमीटर, खत्म हो गया। आपका उत्तर कितना है 12 किलोमीटर। बी की बात चल रही है, सबको समझा क्या, प्लीज रेज योर हैंड, अगर नहीं समझा तो हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार बात करता हूँ, देखो फिर से एक बार इस पे बात करता हूँ। हमारी बात देखिए एक ही टॉपिक पे मेरे ख्याल से 2 अलग अलग क्वेश्चन है, आगे भी वही क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, और कितना 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, सो जैसा मेरा उम्मीद था कि 2 क्वेश्चन इस पॉइंट पे आ गए थे। ये कितने मार्क के लेता, 1-1 मार्क के लेता क्या, कि 2 मार्क के लेता, 2-2 मार्क के लेता, ठीक है ना। तो ये देखो 1-1 ये तो समझ गया ना, ये रेशो वाला समझ गया कहानी, ठीक है। अब आप देखिए हमारा क्या चल रहा है कि उसने बोला बी का कितना स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और बी का ही बताया उसने। इन 5 आवर्स बी ने क्या क्या किया, अब देखो बी पहले 9 बजे यहां से चालू हुआ और 1 बजे यहाँ पहुंचा, ठीक है। सो यहां से वो वापस आया है, यहाँ से वो 4 घंटे बाद वापस आया है, ठीक है ना। बी ने ए को पकड़ा 4 घंटे के बाद, तो 4 घंटे में 4 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया 16 किलोमीटर, और 1 घंटा वो वापस चला। इसने बोला 5 आवर्स में वो स्टार्टिंग पोजीशन से कहा होगा। सो 4 into 1 4, तो ये यहाँ पहुंचा और 1 घंटा वापस आया, बराबर है। तो 16 में से 4 गया 12, तो ये 12 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से होगा, वही पूछा है उसने। बी इज हाउ मच डिस्टेंस अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, 12 किलोमीटर, हो गया खत्म। कुछ था ही नहीं उस क्वेश्चन में, नथिंग इज देयर। आप उसको बिना काम से डर रहे हो, कुछ है नहीं उसमें, आपको समझा क्या, उसने ए सी कुछ नहीं बोला है, ओनली बी का जर्नी पूछा है और वो हो गया। यू गॉट माय पॉइंट, ओके सही है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं आगे आएगा ना काम में, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ कहानी नहीं था, अगले क्वेश्चन में क्या बोला उसने देखो, आगे आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो वो ना अगर एग्जामिनर ना रिडंडेंट इंफॉर्मेशन कम दिया है, मेंस में ना उसने इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसका इंफॉर्मेशन का यूज कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे देखिए आफ्टर स्टार्टिंग द जर्नी बी मीट्स ए आफ्टर 4 आवर्स, ठीक है। आप देख भी लो, आपको लग रहा होगा कि 4 आवर्स पहले से क्यों बताया, वो इंफॉर्मेशन दिया भी नहीं होता ना, अगर वो 4 आवर्स का इंफॉर्मेशन दिया भी नहीं होता ना तो आपको 4 आवर्स ही आता। कैसे, मैं बोलूं क्या आपको, हाँ बोलता हूँ, देखो चलिए ऊपर देखिए 4 आवर्स कैसे निकल रहा था। तो स्टार्टिंग से बी, स्टार्टिंग ए यहां से निकला, कितना चला 1 आवर चला होगा, अरे 8 बजे से 9 बजे तक 1 आवर चला होगा ना, 8 बजे से 9 बजे तक। तो इसने कितना कवर किया होगा 3.2 कवर किया होगा, 3.2 कवर किया होगा। देखो मैं लिख भी देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ चला, ये यहाँ पे था 8 बजे था, यहाँ 8 बजे था, तो 9 बजे यहाँ पहुंचा, ठीक है। सो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 3.2 किलोमीटर कवर किया होगा, 3.2 किलोमीटर कवर किया। अभी कौन आया, बी आया, 9 बज गए, 9 बज गया ना, बी आया,
बराबर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक दूसरे का पीछा कर रहे थे कि नहीं है, एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3.2 और दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है, देखो ए और बी की स्पीड का डिफरेंस कितना है 3.2 और 8 4 कितने का डिफरेंस है 0.8 का डिफरेंस है क्या, 0.8 का डिफरेंस है। ये 32/8 हो गया। देखो 4 आवर्स आया कि नहीं, आपको समझ में है। ये अगर उसने दिया भी नहीं होता कि कब पकड़ेगा तो भी आप निकाल सकते थे। तो आप समझिए कि वो आपके साथ ना बहुत अच्छा किया कि उन्होंने 4 आवर्स दे के रखा था। हाँ, ये नहीं भी दिया होता तो भी आप निकाल सकते थे कैलकुलेशन से, क्योंकि वो पीछा कर रहे थे, पीछा कर रहे थे और वो दोनों यहाँ जाके ए और बी मिल गए कितने आवर्स के बाद 4 आवर्स के। अब उसके बाद वो वापस आया, उसके बाद वो वापस आया किसको मिलने के लिए, सी को। अब देखिए वो 1 बजे यहाँ पे, 1 बजे यहाँ पे, ठीक है ना, 1 बजे यहाँ पर है। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, अब हम लोग कहानी करते हैं इसकी कि ये सी यहाँ से निकला है, ठीक है ना, सबको मिटा दूं मैं यहाँ से। हाँ, ये देखो अभी ये सब कहानी बंद, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, ये डिस्टेंस हुआ है 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है। 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ और उसके बाद सी, ये 1 बजे सी 10 बजे निकला ना, सी 10 बजे यहां से निकला, 10 बजे यहां से निकला और 1 बजे यहाँ हो, मान 1 बजे 1 PM। तो सी का स्पीड कितना है, सी का स्पीड कितना है, देखो सी का स्पीड है 1.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 आवर्स। तो ये कितना कवर किया, 4.8 किलोमीटर कवर किया इसने। तो 4.8 किलोमीटर कवर किया इसने, सही है। अब 16 में से 4.8 माइनस करो, 11.2, ये सही है क्या, 11.2 किलोमीटर रहेगा, ये सही है। सो ये जो डिस्टेंस बचा हुआ है ये कितना है, 11.2 किलोमीटर दोनों के बीच में है और दोनों आमने सामने खड़े हैं, दो ग्रुप, ये इधर आ रहा है और ये ग्रुप भी इधर आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट टाइम पे, साइमल्टेनियस टाइम पे 1 बजे दोनों एक में आमने सामने खड़े हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब देखो सी का, ए और बी का, हम लोग क्या करते, किसी एक को ही चलाते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए और बी मिलके आ रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पढ़ते देखो, आफ्टर स्टार्टिंग द जर्नी बी मीट्स ए आफ्टर 4 आवर्स, ये बता दिया। आफ्टर मीटिंग ईच अदर बोथ ऑफ देम रिटर्न टू सी, एट व्हाट टाइम बी मीट्स सी। ए का तो कुछ रोल ही नहीं है, बी और सी का कहानी है, किसका कहानी है, बी और सी का, कि बी कितने बजे मिलेगा, बी सी को कितने बजे मिलेगा, बराबर है। अभी देखो बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे, मैं रेड लेता हूँ, सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ठीक है ना, ए को छोड़ दो, बी आया और सी आया, एक दूसरे की तरफ आए। सी का स्पीड कितना है, दोनों के स्पीड का एडिशन होगा कि नहीं, बी और सी के स्पीड का एडिशन होगा, अपोजिट साइड से आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, 5.6 है। और टाइम डिस्टेंस कितना है 11.2 और ये 5.6, ये देखो डबल है कि नहीं, डबल है एग्जैक्टली। तो ये कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। तो ये देखो अभी, सो एट व्हाट टाइम पूछा है ना, टाइम पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 बजे के बाद 2 घंटे के बाद कितना हो जाएगा 3 PM, 3 PM आ गया, दोनों क्वेश्चन खत्म। ये 2-2 मार्क का क्वेश्चन ना, कुछ दम नहीं था इसमें, आप समझिए, दोनों बराबर दिए थे आपको। यू गॉट माय पॉइंट, ऐसे था वो, सिंपल सिंपल था कि जैसे ही ये आपको बस टाइमिंग जोड़ना था कि 1 बजे वो किस पोजीशन पे रहेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों का स्पीड था आपके पास, दोनों का एडिशन किया, स्पीड रिलेटिव स्पीड से, एडिशन के स्पीड से आपने क्या किया, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड किया तो आपको टाइम मिला। 1 बजे के बाद 2 घंटा तो कितना हो गया 3 PM, बस 1 PM के बाद 3 PM, ये सही है, सही है। तो ये बना, सेकंड क्वेश्चन भी बन गया, सेकंड क्वेश्चन भी, इसको फिर से बताना पड़ेगा मैडम, हाँ चलो एक बार फिर से देख लो बेटा। सो अपने हाथ ऊपर किया है तो देखिए अभी, जैसे मैंने किसको चलाया, पहले स्टार्टिंग से बोलूं कि ए भी यहाँ पे पहुंचा दे। हाँ देखो ए पहले यहाँ से चालू हुआ था, ए यहाँ से चालू हुआ था, ए यहाँ से चालू हुआ, 1 घंटे के बाद वो सर्टेन डिस्टेंस पे पहुंचा, 1 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस पे पहुंचना चाहिए 3.2 किलोमीटर, बराबर है। सो दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस था, बी और ए में 3.2 किलोमीटर, सही है। फिर बी ने उसका पीछा किया और ए भी कहीं तो भी मिल गया, कितने घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद। तो बी का स्पीड कितना था, बी स्टार्टिंग पोजीशन से निकला था, स्टार्टिंग पोजीशन से जो निकला उसका स्पीड मानना, ये 4 कितना हो गया 16 किलोमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है बेटा, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है अभी। तो एक डिस्टेंस कवर ओवर यहां से वापस निकला है। अब सेकंड क्वेश्चन में उसने ए का कुछ जिक्र नहीं किया, ठीक है ना, ए के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बी यहां से निकला और सी देखो अभी ये 1 बज गया था, तब तक ये रुका था क्या सी, नहीं, ये 10 बजे निकल गया था, 10 बजे निकला तो 10 बजे से 1 बजे तक 3 आवर्स था।
सी का स्पीड कितना है 1.6, 1.6 के हिसाब से सी कितना कवर किया होगा 4.8 किलोमीटर, तो 16 में से 4.8 गया, कितना रह गया 11.2 किलोमीटर। अभी जिस एक बजे बराबर दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है आपको, दो पार्टी के बीच का डिस्टेंस पता है, सी और बी आमने सामने खड़े एक दूसरे की तरफ ऑपोजिट साइड से आ रहे, एक दूसरे की तरफ ऑपोजिट साइड से आ रहे, और दोनों का स्पीड कितना है, दोनों की स्पीड का एडिशन करेंगे हम लोग, तो वो कितना है 5.6, और डिस्टेंस कितना था 11.2, तो एग्जैक्टली डिविजिबल था, डबल ही है। 2 आवर्स का टाइम लगा। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड किया, तो ये कितना है 2 आवर्स, 1 PM हो गया था, 2 आवर्स कितना हो गया 3 PM, ठीक है ना, तो 3 PM को मिलेंगे ऐसे। Who among the following among C and A is elder, ऐसा सवाल आया, ठीक है ना। हाँ, आपके पास सेट है, दिख रहा है ना बोर्ड पे भी, हाँ सेट पे देख लो एक बार, सवाल देख लो। 3 स्टेटमेंट दिए आपको, इन तीनों स्टेटमेंट का कहानी क्या है कि तीनों में सी और ए में एल्डर कौन है ये आपको पता करना है, सी और ए में बड़ा कौन है, उम्र से बड़ा कौन है वो पता करना है, ये हमारा कहानी है, सही है मैडम, प्रश्न बात तो जरा, ठीक है ना। सो सी और ए में बड़ा कौन है इसको ढूंढना है हमें, सी और ए में बड़ा कौन है इसको ढूंढना है। तो अब आप देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, हमें तीनों स्टेटमेंट में से आपको आंसर में दिखेगा ओनली वन इज सफिशिएंट, 1 and 2 टुगेदर, 3 इज सफिशिएंट, ऑल 3 टुगेदर, समझ में आ रहा है क्या। सो ऐसा नहीं है कि किसी एक से आंसर आएगा, कोई दो भी हो सकता है, कोई तीनों भी हो सकता है, कोई सिंगल भी सफिशिएंट हो सकता है, तो हम लोग देखते हैं उसको, ठीक है ना। तो आप देखो सी और ए में बड़ा कौन सा है, हमारा टास्क है एज ऑफ ए 6 years hence, 6 साल बाद, is equal to the sum of 2/3 of present age of C and 1/5 of present age of B। अब आप देखो बेटा, एज ऑफ ए 6 years hence, ए प्लस 6 लू मैं, स्मॉल ए ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, इसको स्मॉल ए स्मॉल बी लेते हैं, ठीक है ना, वैसे छुड़ाते कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका ए प्लस 6 हो गया, ए प्लस 6 हो गया, 6 years hence is equal to the sum of 2/3 of present age of C प्लस 1/5 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी, ये जमेगा क्या, नहीं नहीं आप समझो, ये पहला इक्वेशन समझ में आ गया क्या, ये बराबर है, इक्वेशन बराबर लिखा मैंने, इक्वेशन बराबर लिखा। अभी आप समझो कि इसमें से ए और सी में कौन बड़ा है, ये पता कर सकते क्या पहले स्टेटमेंट से, नहीं, ये आपका पहला कहानी हो। दूसरा देखो कहानी, बी इज 18 years ओल्डर देन हिज सन, तो मान लो बी का बच्चा x years का है, तो बी कितना हो जाएगा x प्लस 18 हो जाएगा, x प्लस 18 हो जाएगा, सही है, बी हो जाएगा x प्लस 18, a इज 12 years older than b सन, तो a इज 12 years, तो x प्लस 12 हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा है क्या। ए और बी का कहानी किसके स्वरूप में मिल गया हमें, x के स्वरूप में, ए और बी का कहानी हमें किसके स्वरूप में मिल गया, x के स्वरूप में, ये सही है, सही है। अब इतना ही दिया उसने। अब देखिए आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर मैं पहला स्टेटमेंट में, देखिए ये बी है और ये कौन है, ए है, सही है, तो आप देखो बी का वैल्यू मैं यहां रख दिया, वो एक्स के टर्म्स में लिख पाऊंगा मैं, बी का वैल्यू मैंने एक्स के टर्म्स में लिख दिया, ए का वैल्यू मैंने एक्स के टर्म्स में लिख दिया, तो मुझे सी का वैल्यू एक्स के टर्म्स में आएगा कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ए का वैल्यू मैंने एक्स के टर्म्स में लिख दिया, बी का वैल्यू मैंने एक्स के टर्म्स में लिख दिया, तो सी का वैल्यू मुझे एक्स के टर्म्स में आएगा, सो कंपैरिजन आसान हो जाएगा, कंपैरिजन आसान हो जाएगा। तो 1 and 2 आर सफिशिएंट, 1 and 2 आर सफिशिएंट, 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, ये समझ में आता है क्या, बिना छुड़ा के हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर कंपैरिजन के लिए वो यूनिट सेम है, एक्स के टर्म्स में अगर तीनों चीजें आ गई तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ए और सी में बड़ा कौन है, ये सही है। छुड़ा के दिखाओ क्या आगे, सब छुड़ाते हैं ना, आप समझ नहीं रहे हो कैसा है, पता है क्या, आप देखिए ना प्लस में हो दोनों, एक्स के प्लस में, मल्टीपल में नहीं आ रहा है, एक्स के प्लस में आ रहा है, आपको दिख रहा है कि कोई भी वो आगे चल के बराबर हो जाएगा, आप समझिए, क्योंकि मैं बी का वैल्यू अगर एक्स प्लस 18 रखता हूँ, ठीक है ना, हाँ बी का वैल्यू अगर मैं एक्स प्लस 18 रखता हूँ, तो 5 में दूसरे साइड निकाल दूंगा ना सबको, एक्स कभी भी मल्टीपल में नहीं जाएगा, आप समझिए, वो 1/5 है, वो 5 दूसरा जो रियल वैल्यू है उसके मल्टीपल में जाएगा। अच्छा चलो करके भी देखते, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, मैं कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। हाँ
एक बार तीसरा भी स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है ना। ये 12 हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा स्टेटमेंट क्या है देखो, डबल द प्रेजेंटेज ऑफ ए, double the percentage of A is equal to the age of C 12 years since. Double the percentage of A, 2 of A is equal to age of C 12 years. C plus 12. इसमें बड़ा कौन है? इसे पता चल सकता है क्या? अगर ये 2 ये नहीं होता, A होता, तो हमें पता चल जाता कि A बड़ा है C से, सही है। लेकिन वो ट्वाइस ऑफ A में नहीं पता चल सकता है। ट्वाइस में है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, ट्वाइस में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि आपको क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। ये मान लो 12 है, 12 दूनी 24 हो गया, 24 हो गया। और सी, सी कितना आता है देखो, 12 आता है, सी 12 आता है, ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सी क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो आपने इसको 20 ले लिया, ये 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया। तो सी का वैल्यू 40 हो गया ना, ये 20 दूनी 40 हो गया। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 होगा। क्या बात कर रहे हैं? 40 में से 12 गया, कितना रहेगा, 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा तो सी बढ़ गया, सी बढ़ गया। फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कब इक्वल है कब क्या है, इससे पता चल पाएगा क्या आपको? नहीं, इससे पता नहीं चलता, ये वेरिएबल होता है, ठीक है ना। अब आप देखो, मैंने जैसे पहला और दूसरे के बारे में थोड़ा सोचा था, तो उसको छुड़ा के देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसको छुड़ा के देखते हैं। देखिए, छुड़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, डेटा सफिशिएंसी में ना आप थोड़ा सा अंदाज से ही निकाल सकते हैं, लेकिन छुड़ा के दिखाता हूं आपको। देखो, मैं बी का वैल्यू लिख देता हूँ, ए का वैल्यू लिखता हूँ। ए का वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, एक्स प्लस 12। यहाँ पे मैंने अगर एक्स प्लस 12 लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 18 हो जाएगा कि नहीं, एक्स प्लस 18 हो गया, ठीक है। ये समझा क्या, ये नहीं समझ, देखिए जिस भी मोमेंट में नहीं समझा जस्ट ऐसे हाथ कर दीजिए, ठीक है ना। ऊपर हाथ कीजिए तो मैं रोक दूंगा, ठीक है। मैं बार बार नहीं पूछ पाऊंगा आपको आया क्या, आया क्या। अभी हो गया, अपन इतना समय निकाल लिए साथ में, ठीक है। हाँ, जब भी नहीं समझे जस्ट रेज योर हैंड, मैं उसी मोमेंट में पूरा वापस ले लूंगा। एक्स प्लस 18 हो गया, 2/3 ऑफ सी, ये हो गया आपका 2/3 ऑफ सी। और 1/5 ऑफ बी, 1/5 ऑफ बी क्या हो जाएगा देखो, x/5 प्लस 18/, ये भी बराबर है ना, 1/5 ऑफ बी, 18/5। ये सही है, यस ये सही है, ठीक है। अब देखो, मैं x में से x माइनस x/5 माइनस करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 4/5x आ जाएगा, ठीक है। प्लस 18 में से 18/5 माइनस करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 18 कॉमन निकलेगा, 4/5 आएगा, 18×4 = 72। ये समझ में आ रहा है क्या, 72/5 आएगा, ये 72/5 आएगा, सही है, सही है, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2/3 ऑफ सी, ये सही है, ओके है। तो ये कितना हो गया देखो, 4x प्लस 72, और ये 5 इधर चला गया, ये 10/3 हो गया, 10/3 सी हो गया। क्या बोल रहे हो, सही है, सही है। फिर अभी देखिए, तो ये कितना हो गया, 312x, 3 दूनी 6, 3 7 21, सही है, इज इक्वल टू 10c। अभी आप देखिए इसको जरा थोड़ा ऊपर लेता हूं, ठीक है। हाँ, तो ये 10 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ सब तरफ, तो 1.2x, प्लीज बात मत कीजिए, आपस में बात मत कीजिए, क्योंकि मैं समझा नहीं पाऊंगा। ये कितना हो गया बेटा, 21.6, और ये सी आया आपके पास, देखिए सी आया, और ये ए। अब आप देखो, ए का वैल्यू कितना है, x प्लस 12 है, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू में उसको 1.2 टाइम्स करके 21.6 मिलाना पड़ रहा है। आपको समझ में आ रहा है क्या, तो बड़ा कौन है, सी। आपको समझा क्या, अरे सी बड़ा है कि नहीं। देखो, ए को अगर निकालना है तो एक्स में बस 12 मिला दिया तो बन रहे, तो लेकिन सी निकालना है तो एक्स का 1.2 टाइम्स करके और 21.6 मिलाना पड़ रहा है, तो बड़ा कौन है, सी बड़ा है। तो आपका 1 एंड 2 स्टेटमेंट से आया कि नहीं आंसर, 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। सर एक ही बच्चा है ना बी का, नहीं आप कुछ भी डाल लो, अभी अभी आप कुछ भी डाल लो, एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल लो, चेंज नहीं होगा, गारंटी है। आप एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल लो, गारंटी है। अरे एक तरफ चला गया ना, वो ट्वाइस ऑफ इसके जैसा है कि वो ट्वाइस ए कर दिया उसने, वो एक ही इक्वेशन है आपको, ट्वाइस ए इज इक्वल टू सी प्लस ऐसा एक ही। सर मत, अब बोलो ना, मुझसे बात करो ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपस में बात मत करो,
ठीक है ना, आप मुझे बोलो मैं कर देता हूँ, बोलो आप वो चीज मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा इधर क्या प्रॉब्लम है, ये और ये वेरिएबल एक ही इक्वेशन में बढ़ रहे हैं, आपके एक्स के टर्म्स में दो इक्वेशन है ना, आप कुछ भी डाल लो उसमें। आप जो बोल रहे हो ना सर एक्स का वैल्यू दोनों पे असर करेगा, अलग अलग नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसमें कोई भी एक्स का वैल्यू डाल दो आप, इसमें कोई भी एक्स का वैल्यू डाल दो, आपको हर बार सी बड़ा दिखेगा, हर बार से। अब माइनस तो डाल नहीं सकते ना, एक्स वो बी का बच्चा है, हाँ, 1 साल का भी हो, मिनिमम आप एक ही डाल पाओगे, बराबर है। 1 साल भी डालोगे तो भी वो चलेगा ना, चलेगा। फिर ओके, तो इसलिए इसको छुड़ाने की जरूरत नहीं थी। बेसिकली आप 1 और 2 के आधार पर इसको छुड़ा सकते, एक समझ में आ गया था कि ए को आप एक्स के टर्म्स में लिख सकते थे, बी को एक्स के टर्म्स में लिख सकते थे, सी को एक्स के टर्म्स में लिख सकते थे। इसलिए ए और सी का रिलेशन पता करने के लिए 1 और 2 वॉज सफिशिएंट, 1 और 2 वॉज सफिशिएंट, इसका इतना जरूरत नहीं था। ठीक है, ये समझ में आया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। ये देखिए इसमें बड़ा अच्छा सवाल दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। Cost price of an article is X. The article is marked up by Y%. ठीक है, the cost price of an article is X. The article is marked up by Y%. Y% से marked up होके कितना होता है बेटा? हाँ, आप एक बार पढ़ लो, सवाल पढ़ लो, एक बार सवाल पढ़ लो, फिर सवाल पढ़ने के बाद बस ऊपर ही देखो। The cost price of an article is X. The article is marked up by Y% and sold while offering a discount of 25%. The profit earned is Y plus 20. सही है, when the same article is marked up by Y plus 5% and sold while offering a discount of 25%, the profit earned is Y plus 65. Which of the following statement is correct? स्टेटमेंट किसमें दिया, x और y के टर्म में दिया, तो आपने अगर x को और y का वैल्यू निकाल लिया तो अपना काम बन जाएगा। वो उसको निकालते, देखो अभी कैसे निकालते। सो इसको देख के डर लगता है लेकिन कुछ भी नहीं है, आप समझिए, ठीक है ना। सो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल मैंने x पकड़ा, आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय y%, आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय y% से मार्क्ड अप बोला तो कितना हो जाएगा, 100 का कितना हो जाएगा, 100 प्लस y हो जाएगा, 100 प्लस y हो गया, ये सही है, 100 प्लस y हो गया, छुड़ाना नहीं, देखो बस 100 प्लस y हो गया। सोल्ड वाइल ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% डिस्काउंट बोला तो 1/4 का डिस्काउंट, तो 4 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट, तो कितने में गया बेटा, 3 रुपए में, 3/4 हो गया कि नहीं, 3/4 हो गया, समझे सीधा सीधा, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं 3/4 लिखूंगी, 75% लिखूं, 3/4 हो के 3/4 हो के। द प्रॉफिट अर्न इज y प्लस 20। अब आप देखो ये एक से इधर, उसके ऊपर आपने मार्कअप किया, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया, तो दूसरे साइड में क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। आपको समझ में आया क्या, एक कॉस्ट प्राइस था, उसको परसेंटेज मार्कअप किया, उसके बाद उसके ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज कर दिया, रियल वैल्यू था, रियल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस था, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, रियल वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। अभी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है और y प्लस 20 अगर उसमें मिला दिए तो ये सेलिंग प्राइस मिला आपको, आपको समझा क्या, ठीक है ना। एक्स लिखा एक साइड में, उसका हमने क्या किया, मार्कडअप परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया और डिस्काउंट परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। मार्कडअप कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस मिला, मार्क प्राइस से डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस मिला, और सेलिंग प्राइस है कितना, सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, y प्लस 20 आपका प्रॉफिट है, वो एक्स में मिला दिया मैंने, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। द प्रॉफिट अर्न इज y प्लस 20 व्हेन द सेम आर्टिकल, सेम आर्टिकल बोला तो उसका कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा, सही है। सेम आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय y प्लस 5%, 100 और 100 प्लस 5, ये बराबर है, y प्लस 5 ऐड हो जाएगा, 100 में ऐड हो जाएगा, और इसको 25% का डिस्काउंट दिया, फिर से 3/4, ये सही है, फिर से 3/4, और नीचे क्या है, द प्रॉफिट अर्न इज y प्लस 65, x प्लस y प्लस 65 आया, क्या बोलते हैं, दोनों इक्वेशन बन गए, दो इक्वेशन बन गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी हमारा टास्क क्या है, एक्स निकालना है, हमारा टास्क क्या है, एक्स और वाई दोनों निकालना है, हमारा टास्क है एक्स और वाई दोनों निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देख लो अभी कैसे निकालेंगे, सही है ना। हाँ, सो आप समझो अभी, अगर मैं ये पहला और दूसरा डिवाइड कर देता हूँ, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड करने से क्या क्या जाएगा, देखो डिवाइड करने से क्या क्या जाएगा, एक्स जाएगा, एक्स जाएगा, 3/4 जाएगा, 3/4 जाएगा, 100 जाएगा, 100 जाएगा, ये सही है कि नहीं, ये सही है। एक्स प्लस वाई जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये समझ में आ रहा है क्या। हाँ, सो हाँ,
वो जिसको आता है वो बेसिक में चले जाना है, ऐसे एक्स प्लस वाई कट करने वाले उधर चले जाना भैया, ठीक है ना। तो देखो बचेगा क्या, 100 प्लस वाई, और नीचे क्या बचेगा 105 प्लस वाई, ये बचेगा। और इधर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस 20, ठीक है। और ये क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस 65, ठीक है ना। बचपन में कंपेंडेंडो डिविडेंडो किया था, याद है शायद, ठीक है, शायद याद होगा, ठीक है। तो 105 प्लस वाई, 105 प्लस वाई में से 100 प्लस वाई अगर माइनस करते हैं, ठीक है, आप समझो। देखो 105 में से ऊपर का डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस किया तो कितना बचेगा 5, और ये कितना बचेगा 105 प्लस वाई, और ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस किया तो कितना बचेगा 45, 45 बचेगा। नीचे कितना बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस 65, ये सही है क्या, ये सही है, ओके। हाँ, फिर ये देखो 5 1 5, 5 9 45, सही है, 5 9 45। फिर आगे क्या हो सकता है, देखो देखो बताओ। क्या क्या हो सकता है 5 9 45, तो ये क्या क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दू मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दू तो एक्स प्लस वाई प्लस 65, और ये कितना हो जाएगा 9 1 9 9 5 45 प्लस 9 वाई, सही है। ये एक इक्वेशन बन गया आपका। 9 वाई में से वाई गया, कितना रहेगा 8 वाई, ये आप देखो। तो एक्स माइनस 8 वाई, और ये 65 इधर से माइनस कर दो, 14 में से 6 के 8, तो ये कितना हो जाएगा 880 है, 880 है, सही है। ये एक इक्वेशन बन गया आपका, ये एक इक्वेशन बन गया। अभी आप देखिए, अगर मैं सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करता हूँ, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, देखिए क्या क्या मिलता है, ये इतना कॉमन निकलेगा कि नहीं। अगर मैं सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, देखो 3/4 ऑफ एक्स बराबर है डिवाइडेड बाय 100 बराबर है, ये कॉमन निकलेगा, ये मेरा कॉमन निकलेगा। सो आप देखो तो क्या हो जाएगा 105, ये कितना हो जाएगा 5 बचेगा, ये देखो इसमें से ये माइनस हुआ तो कितना बचेगा 5, 5 बचा। और एक्स प्लस वाई दोनों को उड़ा देंगे तो कितना बचा, अरे ये 45 बचा। आपको समझ में आया क्या, मेरा सीधा एक्स का क्या है, हाँ अटेंडेंस दे दो, पीछे बैक साइड दे दो कागज, ठीक है ना। अपना नाम लिखिए बस, ठीक है ना, खुद का नाम लिखना। 5 9 45 हो गया, ठीक है, 3 1 3 3 3 9 हो गया। फिर ये 400 इंटू 300 कितना हो गया 1200 आया क्या, ये समझ में आ रहा है कि 4 इंटू 100 हो जाएगा, 400 इंटू 3 कितना हो गया, एक्स का वैल्यू 1200 आया, 1200 आया। अगर देखिए इसमें मैं 1200 रख देता हूँ, इसमें 1200 रख देता हूँ, और ये 880 इधर आएगा, और 8 वाई इधर जाएगा तो कितना हो गया 320, ये 8 वाई, 8 32 40 आया। वाई का वैल्यू कितना हो गया 40, ये आपको समझा, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू आ गया, तो 1200 और वाई। सो आप देखिए अभी कौन सा ऑप्शन देखते हैं, 13x, 5x प्लस 10 वाई, ठीक है। ये वाला देखो, इसका हाफ करके देखते, थोड़ा मल्टीपल वाले देख लेते, तीसरा और चौथा करके देखते। इसका अगर हाफ किया हमने, 1200 का हाफ किया तो कितना आएगा 600, 600, और 40 का 15 टाइम 600 आएगा। मैं बाकी करने के बजाय मैंने क्या किया कि दो ही जो मल्टीपल वाले हैं उनको देख लिया, सी और डी देखते थे, अगर नहीं बनता तो फिर ए वाला भी था वैसे ही ना, हाँ ठीक है, सी बन गया, सी बन गया। आपको समझा क्या 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 किया, ठीक है ना। एक बार मैंने क्या किया, उसको 2 में से 1 माइनस कर लिया, 2 में से 1 माइनस कर लिया। दूसरा उपाय नहीं है बेटा, यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। पहला तो वो इक्वेशन लिखना आना चाहिए, पहला तो इक्वेशन लिखना आना चाहिए। इवन ये बिना काम से हो गया मेरे हाथ से, ये नहीं भी करता था तो भी चलता था, है ना। आप देखो ये नहीं करता था तो भी चलता था, क्योंकि मुझे एक्स का वैल्यू मिलने के बाद वापस पुटअप करता था, मान लो ये मैं नहीं करता था, ठीक है ना। ये जो आप डिवाइड किए नहीं किए, एक्स का वैल्यू यहाँ से आ गया माइनस करने के बाद, किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दिया, मान लो मैंने एक्स का वैल्यू, तो मेरा काम बन जाता था।
ये देखिए आप, मैंने अगर यहाँ पे कितना लिख दिया, 1200 लिख दिया, तो 100 से डिवाइड हो गया, तो 12 रह गया, 4 त्रिक 12 हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया, तो 100 प्लस वाई और क्या हो जाएगा, 9 बचेगा इधर, और ये 1220 प्लस वाई हो जाएगा। ये आपको समझा क्या, एक्स की जगह 1200 लिख दिया, 1200 प्लस 1220 प्लस वाई रह जाएगा। ये सही है, सही है, ठीक है। अब आप देखिए, ये 900 हो गया, ये 9y हो गया, ये 1220 हो गया और प्लस y हो गया, ये 8y हो गया, और 1220 में से 900 जाएगा तो ये कितना रहेगा, 320। ये देखो 40 आ गया, आ गया। हाँ, होने को तो आप कितना शॉर्टकट लगा सकते हो देख लो। अब उस वक्त ऐसा हो रहा था कि मेरे सामने ये था कि डिवाइड करने से ज्यादा आसान हो रहा था, तो ये शायद वो लॉन्ग कट हो गया, ये ज्यादा आसान हो गया। मैंने क्या किया, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस किया, तो मुझे किसका वैल्यू मिला, एक्स का वैल्यू मिला, उसको वापस पुटअप करके किसका वैल्यू मिला, वाई का वैल्यू, खत्म। सही है, सही। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, आगे बढ़ू मैं। या ये बड़ा अच्छा सेट है। द टेबल बिलो शोज दैट द परसेंटेज ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड आउट ऑफ टोटल पोएम्स एंड स्टोरीज पब्लिश्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 till 2013 and the number of poems published starting from 2011 till 2013। सही है। अब आप देखो 2011 से 702 बने, उसने क्या बोला, नंबर ऑफ पोएम्स पब्लिश बताया, कितने बताए, ठीक है ना। एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है ना, बिना पढ़े कुछ आता नहीं। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम चेक किया मैंने। ये आपको थर्ड वाला दिख रहा है ना ऊपर स्टेटमेंट, N5 जो लिखा है, N5 जो लिखा है ना, वहां पे 115 लिखी है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, उसको 115 की। अब वो समझा मैं क्या बोला, इसको 115 की। जैसे पेपर देखा था तो वहां पे 115 है, ठीक है, चलेगा। यस, चलिए देखिए, अभी छोड़ा था इसको, आपको समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं वो। उसने बोला कि 2011 से 2013 तक उसने क्या किया, कुछ पोएम्स और स्टोरीज पब्लिश की, उसका आपको डेटा दिया है, उसका आपको डेटा दिया है, ठीक है ना, उसका डेटा दिया है। अभी आप देखिए 2011 तक, देन टिल 2012। इसका मतलब क्या, टिल का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग से 2012 तक, स्टार्टिंग से 2013 तक। तो हम पिछले नंबर माइनस करेंगे। देखो यहाँ तो 702 ही था, अब 1640 कहां से था, 2011 से 2012 तक, 2011 से 2012 तक, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 0 रहेगा, 4 रहेगा, 16 में से 7 गया, कितना रहेगा, 940 हो जाएगा। ये 940 हो जाएगा, ये अकेले 2012 में कितना हो गया, 940। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 938 आएगा क्या, 938 आएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, 10 में से 2 गया 8, 4, 3 हो गया, और ओके सही है, 938 हो गया, सही है, सही है। आप क्यों माइनस कर रहे हो, समझ में आ रहा है क्या। स्टार्टिंग से मैं अकेला 2011 में, अकेले 2012 में और अकेले 2013 में ऐसी संख्या निकालना चाहता हूं। अब 2011 से 2013 कितना है, 1910, तो पिछले नंबर को माइनस करेंगे हम लोग, तो हमें 2013 की संख्या मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 0, 11 में से 4 गया 7, और 9 में से 7 गया 2, 270। 270 आपको समझ में आया क्या। इंडिविजुअल ईयर्स में आपको पता चल गया कि 2011 में पोएम कितने पब्लिश हुए, 700, और 2012 में पोएम कितने पब्लिश हुए, 930, और 2013 में कितने हो गए, 270। ये सही है, ये सही है। उसके बाद आप देखिए k इज इक्वल टू n माइनस एम और n प्लस एम, आपको दिख रहा है। हाँ, अरे नहीं ना, 1910 पे हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं ना, 1640 पे। 1640 पूरा है ना वो, 1640 2012 तक का स्टार्टिंग पे है, तो उसको माइनस कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा ना। आप पिछला क्यों माइनस करोगे, आप समझो, क्योंकि उसमें कंप्लीट आ गया नंबर। हाँ, इन दोनों को ऐड करके माइनस करोगे तो अलग बात है, फिर क्यों कर रहे हो ना, ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। तो अब देखिए कहानी, अब हम लोग क्या करते, जो इक्वेशन दिया ना उसको छुड़ाते, ये n माइनस एन है, n प्लस एन है,
इनका एडिशन करना चाहिए, n माइनस एम n प्लस एम, इनका एडिशन करना चाहिए। ठीक है सर, ऊपर देखिए क्या हुआ, ठीक है n माइनस एम n प्लस एम, इनका एडिशन कर दिया तो हमें कितना मिला, 2n मिला क्या, 2n मिला, m कट हो जाएगा, m माइनस एम कट हो जाएगा, और ये कितना आएगा 115 प्लस के आएगा क्या, ओके के और n में मिल गया। सो ये देखो 2n माइनस के कितना होता है, ये होता है 115। अब ये तीसरा इक्वेशन n प्लस के और ये एडिशन किया आगे, देखो सेकंड वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, k माइनस के 0 हो जाएगा, और कितना आएगा 3n इज इक्वल टू कितना आएगा 5 5 10 और 12 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, 3 1 3 3 7 21, n का वैल्यू कितना आया 70 आया, n का वैल्यू कितना आया 70% आया, सही है। n का वैल्यू मिला, n को अगर मैं यहाँ पुटअप करता हूँ या n को यहाँ पुटअप करता हूँ, सो 95 में से 70 गया तो k मिलेगा, कितना आएगा 25 आएगा, k का वैल्यू कितना आएगा 25% आएगा, सही है। m का वैल्यू निकालते हैं, अभी देखिए m का वैल्यू n प्लस m कितना है 115, 115 में से n का 70 माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 5 11, ये कौन हो जाएगा m हो जाएगा, m 45% हो, सही है, समझ में आ रहा है आपको 45%। अब आप देखो एक्स ऑफ पोएम, ये परसेंटेज है एक्चुअली, हाँ परसेंटेज ऑफ पोएम पब्लिश आउट ऑफ टोटल पोएम एंड स्टोरीज पब्लिश, ये परसेंटेज का साइन दीजिए बेटा यहाँ, ठीक है ना, एक्स नहीं है वो परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ पोएम पब्लिश आउट ऑफ टोटल पोएम एंड स्टोरीज पब्लिश, ठीक है ना। हाँ सो परसेंटेज ऑफ पोएम पब्लिश आउट ऑफ टोटल पोएम एंड स्टोरीज, देखो एक्चुअल संख्या दे दी आपको, एक्चुअल संख्या कितनी है 700, और वो परसेंटेज में कितना है 45%, वो सेम ही है कि नहीं, सेम ही है कि 45 क्या है 45%। टोटल अगर पोएम्स और स्टोरीज अगर 100 है, उसमें से 45 क्या हो गए पोएम हो गए, लेकिन आपको ओरिजिनल संख्या कितनी है 702, ओरिजिनल संख्या कितनी है 702। देखो 45, हम लोग अगर इसका चार्ट बनाते, देखो चार्ट बनाते कि पोएम है, मान लो पोएम है, और उसके बाद क्या हो गया स्टोरीज हो गया और टोटल हो गया, तो पोएम अगर 45 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 55, ये आपको समझ में आता है क्या, ये समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ये 5 9 45 5 11 और ये कितना हो गया 20, ये सही है, ये सही है। ये देखो 9 का मल्टीपल है क्या 702, ये कितना हो गया 9 7 63, 7 9 8 72, ये सही है। सो पोएम कितने हो गए, स्टोरीज कितने हो गए, देखो स्टोरीज कितने हो गए 11 8 88, 11 7 77 और 8 8 7 15 85, 85 858 क्या हो जाएगा आपका स्टोरीज हो जाएगा, बराबर है। और 20 इंटू 78 कितना हो जाएगा 0, 82 16 बेसाती 14 एक 15, 1560 हो जाएगा ये 1560 क्या हो जाएगा टोटल। आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, हाँ ये नहीं समझा यहाँ तक ऐसे कौन हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है ना। 45% क्या बोला उसने पोएम, तो 55% क्या हो गया स्टोरी, और टोटल कितना हो गया 100, तो उसका शॉर्ट फॉर्म निकाला मैंने, संक्षिप्त रूप निकाला, कितने से 4 5 से डिवाइड किया, तो मुझे मिला 9 11 20, तो 9 के लिए कितना बोला उसने 702, तो 11 के लिए निकाला 20 के लिए निकाला, तो सबकी संख्या निकल के आ गई। सेम ऐसा मैं बाकी लोगों के लिए भी कर सकता हूँ, देखो अभी ये n% है, ये कितना हो गया 70, तो ये कितना हो गया 30 और ये हो गया 100, 0 0 0 कट कर देते। 7 के लिए कितना बोला उसने 938, ये कितने का है देखो मल्टीपल 7 1 7, 9 में से 7 गया 2 23 हो गया, 7 3 21, फिर से 2 बचा 7 4 28, सही है। ये कितना हो जाएगा 3 4 12, 13 3 39 और 1 40, 402, ये 402 आया, सही है। ये 858 था ना, ये 858 था कि 838 था, 858, हाँ वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 850 याद रखो, ये 1560 है, ठीक है ना। हाँ, मेरा हैंड राइटिंग मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, ये कितना हो गया 1340, ये 1340 है, सही है। अब दूसरे वाले का भी निकाल लेते हैं हम लोग, तो सब डेटा हमारे पास रहेगा, इसके ऊपर मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन, 3 है कि क्या है, 5 हो गया 6 हो गया,
हाँ ठीक है ठीक। एग्जाम में 3 आए थे क्या? हाँ एग्जाम में मुझे भी याद है, मैं देखा था इसको, 3 क्वेश्चन पूछा करके, ठीक है। ये पता नहीं उन्होंने पेपर बनाते हुए गलती से एक क्वेश्चन निकाल दिया, ठीक है, देखेंगे उसको, ठीक है। हाँ सो अभी आप देखिए, इसका 25% करते, ये 25 है, ये कितना हो गया 75, ये कितना हो गया 100, 1 3 4, सही है, 1 3 4, एक के लिए कितना है 270 है, तो 270 ये कितना हो जाएगा 810, ये सही है, ये 810 हो गया, और 270 × 4 27 कितना होता है 100, 1080 सही है। अभी देखो सभी संख्याएं मिल गए, हम सभी संख्याएं मिल गई, पूरा डेटा फटाफट छुड़ा लिया मान लो हमने, ठीक है ना। अभी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन छुड़ाते, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टोरीज पब्लिश्ड इन 2012 एंड 2017 इज n-3 to 3k, सही है। सो ये क्या है, स्टोरीज पब्लिश्ड इन 12 और स्टोरीज पब्लिश्ड इन 17, सही है, n-3 और k, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 70 है, k का वैल्यू 25 है, ये 25 3 75 हो गया, ठीक है ना। n-3 70 में से 3 गया कितना होता है 67 होता है, ये चलो। इफ द नंबर ऑफ स्टोरीज पब्लिश्ड इन 2017 is 40%, stories published in 2017 is 40% of the total number of poems and stories together published in 2017, सही है। हाँ नंबर ऑफ स्टोरीज पब्लिश्ड, ठीक है, हाँ नंबर ऑफ स्टोरीज पब्लिश्ड इन 2017, नंबर ऑफ स्टोरीज पब्लिश्ड, हाँ 2012 में स्टोरीज पब्लिश है कि नहीं हमारे पास, 2012 में स्टोरीज पब्लिश है, कितना है 402 है, 402 है, तो ये अगर 402 है तो ये कितना है देखो, तो ये मेरे ख्याल से 7 42, साइन का 42, 7 7 36 और 4 6 का मल्टीपल है, तो 75 × 6 हो गया, ये 75 × 6 हो गया, स्टोरीज पब्लिश है, बिना काम से मल्टीप्लिकेशन करना नहीं, बिना काम से मल्टीप्लिकेशन करना नहीं, रख देना उसको, ठीक है ना। ये कितना हो गया, स्टोरीज पब्लिश इन 17 मिल गया आपको, ये मिल गया। Number of stories published in 2017 is 40% of total number of poems and stories together published in 2017, देखो सो पोएम स्टोरीज और टोटल, ये कितना बोला उसने, पोएम नंबर ऑफ स्टोरीज पब्लिश्ड इन 2017 40%, ये 40 है, और ये कितना है 100, सही है, तो टोटल निकाल, तो ये 20 × 40 20 25, 2 के लिए कितना हो गया 75 × 6 हो गया, 2 के लिए 75 × 6, तो ये कितने का मल्टीपल है 75 × 3 का मल्टीपल है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है क्या, ये 2 के लिए कितना है 75 × 6, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दो तो कितने का मल्टीपल आएगा 75 × 3 का मल्टीपल आएगा, ये कितना हो जाएगा 75 × 3 25 15 हो जाएगा, ये सही है, ये आपका टोटल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, number of poems published in 2011 is what percent more than, poems published in 2011 what percent more than the number of poems published in 2017, अच्छा वो poems पूछा है, ठीक है ना, poems निकालते हैं ना हम लोग, तो ये कितना हो गया, पोएम कितना हो गया, ये 60 था, तो 20 × 60 हो गया था, जो 3 × 3 × 9 हो गया, 9 × 75 हो जाएगा, ये बराबर है, ये पोएम्स पब्लिश्ड इन कितना है 2017, ये कितना है 9 × 75, और पोएम्स पब्लिश्ड इन 2011 में पोएम पब्लिश कितने हैं 702 है, 702 है, तो यहाँ पे 702 रखते हैं, ठीक है, सो चलेगा, अभी हो गया ना 9, ये कितना आया था 9 7 63 9 8 72, 75 से 78 कितने से बढ़ गया 3 से, ये 75, तो 100 3 25 25 100 4%, 4% हमारा आंसर है, लेकिन आंसर ऐसा नहीं दिया, 4 कैसे लाएंगे, देखो 4 कितने का क्या होता है, ठीक है ना, हाँ सो एक मिनट, MN के क्या आएगा 45 70 25, 45 70 25, ये MN के है, ठीक है ना, हाँ चलो देखो इसमें से MN सो 2N नहीं 2N माइनस M 4 आना चाहिए ना, 4 आना चाहिए, K/5 K/5 25/5 कितना हो गया 4, 5 हो जाएगा, 5 - 1 4,
तो बी आएगा, बी आएगा। हाँ ये था आपका मेन। तो ठीक है, मार्क्स भी वैसे ये, मार्क्स भी वैसे उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना करना ही पड़ेगा, उसका उसका कुछ काम ही नहीं था, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, देखिए दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, लेकिन एक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें तीन क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, हाँ तीन थे, तीसरा मुझे वो पता नहीं, अभी नोट्स में दिखेगा, देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टोरीज पब्लिश्ड इन 2011 एंड 2013 इज एक्स, फाइंड एक्स। स्टोरीज पब्लिश्ड इन 11 और 13, 11 और 13 में स्टोरीज पब्लिश कहा है ये, 858 810 कितने का डिफरेंस है, 48 का, 48 का डिफरेंस है, 48 का डिफरेंस है। 48 कैसे लाएंगे, देखो अभी 48 कैसे लाएंगे, 45 70 25, 45 70 25 EMN के, सही है। इसमें से अभी देखिए 2K अगर किया, 25 दूने 50, 50 में से 2 गया, ये बन जाएगा। तो 25 दूने 50, 50 में से 2 गया, 48 आएगा। सो सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, दोनों का आंसर बी था, मेरे ख्याल से तीसरे वाले का आंसर बी होगा जो दिखा। ठीक है, ये सही है, ये सही है, वो दिस इज द वे ओनली। अब आप देखो सच में इसमें करने लायक क्या था, ये जो भी था, आपको ये तीन इक्वेशन छुड़ाने थे, बराबर है, तीन इक्वेशन छुड़ाने थे, तीनों इक्वेशन में से एमएन के तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल आपकी वैल्यूज निकलेगी, ये आपको कंफर्म हो गया था, ठीक है ना। वो वैल्यूज निकाल लिया आपने एमएन के, या पुटअप कर दिया उनके वैल्यूज, परसेंटेज की वैल्यूज पुटअप करके आपको क्या मिलता है, अगर पोएम मिलता है तो स्टोरीज मिलते हैं, स्टोरीज मिलते हैं तो टोटल मिलता है। तो ये कैलकुलेशन अपना आपका कितना मजबूत है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कुछ लोग इसको, जैसे मैंने अभी रेशोज में चुड़ा है, कुछ लोग उसको परसेंटेज ले लेके चुड़ाते, फिर एडिशन करते बैठते, ऐसा नहीं करना, एक साथ ही पूरा कैलकुलेट करते हुए जाना चाहिए, तभी आप उसको सही कर सकते, जैसे मैंने किया, ठीक है ना। वो मैं आपको समझाने के लिए मुझे धीरे धीरे करना पड़ता है, एक्चुअल प्रोसेस में इतना धीरे करूंगा क्या, नहीं, मैं फटाफट फटाफट चलाऊंगा। वो 25% का मतलब ही समझ लो, 134 है वो, तो 1 के लिए 270, 270 इंटू 3 810, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिखूंगा ना। और मैंने ऐसे लिखा तो आप लोग भाग जाओ, आपको समझ में आ रहा है ना। मैं डायरेक्ट कर सकता, तो 27 तो 108, वो तीसरा वाला कैलकुलेशन की जरूरत थी क्या, नहीं। देन 70% के लिए भी जरूरत थी क्या, नहीं। आप समझे कुछ चीजें, ठीक है ना, क्योंकि क्यों जरूरत नहीं थी, 70% बोला तो बाद में क्या होने वाला है, 7 7 3 और 10, ये समझ में आ रहा है क्या। 7 का मल्टीपल निकाला तो मैं टोटल 10 का मल्टीपल मार देता था मैं, ये 1340 में से 938 माइनस करके 402 आता, ये आप समझिए। कैलकुलेशन आप कितना मजबूत है आपका, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको लग रहा है बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिया, प्रॉब्लम क्या है, आपका कैलकुलेशन मजबूत नहीं है, हाँ, ये आप समझिए। यस, इसको छुड़ाना है, हाँ। तो अभी डीआई छुड़ाया था हमने, एक डीआई रोक देते, मैं करता हूँ इसको, वापस आते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी अभी दिमाग खराब हुआ है, तो पहले क्वेश्चन छुड़ाते, फिर डीआई पे वापस आते, बड़ा अच्छा सवाल है ये। और इस देखिए कितने सवाल है इसके ऊपर, 3 सवाल है इसके ऊपर, सवाल कितने, 3 सवाल, ठीक है ना, हाँ। और बहुत ही आसान दिया है ये वाला, आप देखना। और क्रिकेट वाला है, क्रिकेट वाला तो आना चाहिए ना आपको, हाँ। 7 8 9, हाँ ये वाला सवाल देखिए। यस एवरीवन, रीड दिस क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। या चलिए छुड़ाते इसको, हाँ बड़ा अच्छा सवाल है, जैसे मैंने इसको देखा तो मैं खुश हो गया कि चलो मेंसुरेशन तो आ गया हाथ में, ठीक है ना, हाँ। तो लेकिन देखो, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस आर मीटर एंड हाइट कितना है, R+7 मीटर, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। तो देखो अभी सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक क्या होता है, सिलेंडर शेप होता है, सिलेंडर शेप होता है, ठीक है ना। जैसे आप समझिए कि ये, इसको अगर मैं फोल्ड करता हूँ तो ये क्या बनता है, सिलेंडर बनता है, सिलेंडर बनता है, दिख रहा है ऊपर, ऊपर देखिए सिलेंडर बनता है, ठीक है ना। अब ये सिलेंडर बनता है, तो ऊपर क्या है, सर्कल है, नीचे क्या है, सर्कल है, और क्या है, हाइट है। अगर मैं देखिए, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इस रूम का, अगर वॉल्यूम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बोलो तो क्या, ये जो एयर है जिसमें हम लोग बैठे हुए, या इसमें पानी भर दिया मान लो, तो पानी कितना भरेगा। तो नीचे का जो एरिया है उसको कितने हाइट पे चढ़ाते हैं हम लोग, ये समझ में आ रहा है क्या। नीचे का एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, और लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम होता है।
इसका एरिया क्या हो जाएगा नीचे का, पाई आर स्क्वायर। भाई ऊपर देखना, ऊपर देखना, यहाँ देखना, ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट। आपको समझ में है क्या, वो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आपको सरफेस एरिया बोला तो कैसे निकलेगा, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसको मैं ओपन करता हूं तो ये प्लेन ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा। और ये क्या था, ये वाली बाजू क्या थी, सर्कल थी ना पहले, जिसको मैंने ओपन किया, तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर पेरीमीटर, पेरीमीटर ने क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे ना, ये रेक्टेंगल हो गया ना रेक्टेंगल। तो सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया जो है ऊपर का नीचे का नहीं, वो तो आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन ये जो सरफेस एरिया है इसको कैसे, इसको ओपन करेंगे, कट करेंगे उसको, तो क्या मिलेगा आपको 2 पाई आर इंटू EH। सही है, वो सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। लेकिन हमारा काम कहाँ है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम का। तो ये हो गया आपका सिलेंडर, इसकी कहानी करते कंप्लीट। देखो a right circular cylinder tank of radius r मीटर एंड हाइट कितना है r प्लस 7 मीटर। सो एक ही वेरिएबल में दो चीजें दे दी आपको। The entire quantity of oil is taken out from the cylindrical tank and poured into n number of hemispherical bowls। hemispherical bowls कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं बाउल, ठीक है ना। हाँ, ये समझ में आ रहा है कि आपको, सो हेमिस्फेरिकल बाउल होते हैं ना ऐसा, ठीक है ना। सो हेमिस्फेरिकल बाउल कितने नंबर है उनके, n, such that each bowl is filled up to their maximum capacity। बोला तो कंप्लीट काटो काट भरलं त्यांना, ओके, कंप्लीट भर दिया उनको, उनको कंप्लीट भर दिया। और फिर क्या किया, इफ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच बॉल इज 11 आर क्यूब, ये कैपेसिटी क्या, ये देखो 11 आर क्यूब डिवाइडेड बाय 42 मीटर स्क्वायर। सही है, सो मैक्सिमम कैपेसिटी आपको बता दिया, मैक्सिमम कैपेसिटी बता दिया, ठीक है। Which among the following are possible values of n if r and n are positive integers। so इसमें से कौन सी संख्या है n की वैल्यूज हो सकती है, ऐसा पूछा उसने, ठीक है ना। चलो, तो उसने पॉसिबल वैल्यूज बोला, रियल वैल्यूज भी नहीं बताए। अब आप देखो, मुझे एक बात बताओ, इसमें कुछ भरा हुआ है पानी, ठीक है ना, इसमें पानी भरा हुआ है और छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब लेता हूं मैं और उसमें डालते जाता हूँ एक एक एक, तो इसका वॉल्यूम और उनका वॉल्यूम सबका सेम नहीं हुआ क्या। देखो, मैं बड़ा सिलेंडर है, उसमें से छोटे छोटे हेमिस्फीरिकल बाउल ले लिया और उसमें डाला, उन सबका वॉल्यूम का एडिशन इसके वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा क्या। ठीक है, आप देखिए, आप कभी भी सॉलिड ज्योमेट्री में ऐसे सवाल देखेंगे कि एक बड़ा सा गोला रहेगा उसका स्फेरिकल, और मेटल का गोला रहेगा और उससे तार बनाएंगे। तो तार क्या रहेगी, अगर आप बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो वो सिलेंडर रहेगा, सिलेंडर रहेगा। अगर क्रॉस सेक्शनल देखोगे तो वो जो तार का वॉल्यूम रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, वो सिलेंडर, वो जो बॉल है बना हुआ, ठीक है ना, स्पेरिकल बॉल बना हुआ है, उसके बराबर रहेगा। एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं तो क्या इक्वल रहता है, वॉल्यूम। ये आप समझिए, जैसे वहां से बुलेट बनाते हैं वो लोग, तो नंबर ऑफ बुलेट्स आप समझिए, नंबर ऑफ बुलेट्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू दैट बिग बॉल, लाइक दैट। यहाँ पे क्या इक्वल हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हेमिस्फीयर, एक एक बाउल इंटू उनकी संख्या, इंटू उनकी संख्या एम। सही है, हाँ। सो चलिए देखिए, तो आप देखिए, पहले सिलेंडर का हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सिलेंडर का हम लोग क्या करते हैं, पाया आर स्क्वायर एच होता है, यस। तो पाया वॉल्यूम होता है ना, ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है। तो देखिए पाई का वैल्यू कितना हो गया, पाई का वैल्यू हो गया 22/7। सही है, और आर कितना हो गया, आर हो गया आपका कैपिटल आर स्क्वायर, और एच कितना हो गया आपका आर प्लस 7। ये सही है, ये सही है, ये आपका वॉल्यूम हो गया। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया एन इंटू नंबर ऑफ बाउल्स, एन इंटू एक बाउल का अगर वॉल्यूम है इंटू एन कर दिया तो इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ। अब एक बाउल का वॉल्यूम कितना दिया उसने, 11 आर क्यूब डिवाइडेड बाय 42। देखो, एग्जामिनर बड़ा शाना रहता है, आपकी मदद करता है। वो कहाँ मदद करता है, नंबर ऐसे देता है कि दोनों तरफ वो कट हो जाए। 7×42, 11×2=22। सही है, क्या आपको आर स्क्वायर गया और एक क्यूब चला गया, बराबर है, और 6 इधर मल्टीपल में आया तो कितना हो गया 12। ये 12 आर 12×7=84, ये सही है, हाँ। और इधर कितना बचा, ये आर नीचे चला जाएगा,
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n। सही है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। तो आप देखिए अभी ये आपका फॉर्मूला एक झटके में आ गया। 12r/r कितना हो जाएगा? 12। और 84/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n। कुछ बचा क्या और? सही है ना ये? देख लो, नहीं तो बाद में बोलोगे सर आपने तो गलती किया था, मैं तो बताना भूल गया। हाँ, हम तो बोल ही रहे थे, आप सुन ही नहीं रहे थे, ठीक है ना। हाँ देखो अभी, अभी देखिए, अभी वैल्यूज किसके दिया ऑप्शन में आपको? एन के। बट एन के वैल्यूज देते हुए आपको क्या बताइए, एन और आर क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। समझ में आता है कि आपको? एन और आर क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। वो ब्रैकेट में डाल दिया, वो रियल है, वो रियल आपका आंसर देने वाली कहानी उसने ब्रैकेट में डाला है। अब देखो एन का वैल्यू अगर मैंने 13 डाला, एन का वैल्यू अगर मैंने 13 डाला, तो 13 देखो 13 क्या होता है? सो 13 अगर डाल दे, 13 में से 12 गया 1, 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। सो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 84। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 84। समझ में आ रहा है क्या? किसे नहीं समझ में आ रहा है हाथ ऊपर करो बाबू, किसे नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है ना। 13 वाला देखो, मैंने यहाँ 13 डाल दिया, तो ये 12 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1, 1 हो जाएगा। तो 1 नीचे चला जाएगा और आर ऊपर चला जाएगा। 84/1 कितना हो जाएगा? 84। 84 आएगा कि नहीं? 84 आएगा, समझिए आप, 84 आएगा, फिर 84 आएगा। सो ये देखो, तो पहला वैल्यू पॉसिबल है, पहला वैल्यू पॉसिबल। अगर मान लो मैंने 8 लिख दिया यार, 8 में से 12 जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा ना। तो आपको 12 से नीचे की वैल्यू तो चलेगी नहीं, 12 भी नहीं चलेगी, तो ये तो मर गया, ये मर गया। 16 लिया, मान लो मैंने 16 लिख दिया, 16 में से 12 गया, 4 रह गया, 4 रह गया, 4 नीचे डिवीजन में आए, 4 2 8, 4 1 4, 21 हो जाएगा वो, ये भी चलेगा, ठीक है ना। हाँ, सो 17 लिया मैंने, 17 में से 12 गया, कितना रहेगा? 5, बराबर है 5। अगर 5 से अगर मैंने डिवाइड किया तो पॉइंट में आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगा क्या? नहीं, हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 ऐसे इंटीजर होता है, ठीक है ना। सो हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 1 एंड 3, 1 एंड 3, आंसर नंबर डी। हाँ, इसलिए आपको डीआई नहीं पढ़ाया मुझे पता है, डीआई पढ़ाया होता तो सब बोलते थे अभी कल करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, सही है, ये सही है, ये आपके मार्क्स से, बिल्कुल ये आपके मार्क्स से। इसका इसका कुछ नहीं था, बस ओनली वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रखा, और दूसरी तरफ क्या रखा? वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इनटू नंबर ऑफ बाउल्स, नंबर ऑफ बाउल्स एन लिख दिया आपने। अब वो एन की कहानी है कि एन को क्या क्या पुटअप करते हो जिससे आर का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि एन की वैल्यूज आपको ऑप्शन में दी है, तो आर की वैल्यू उसकी वजह से क्या होनी चाहिए? इंटीजर। वैसे कितनी वैल्यूज पॉसिबल थी? 2। पॉइंट नहीं जाना चाहिए, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, सब बोल रहा था, बस पकड़ लिया हमने उसको। तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? 13 एंड 16, जिससे आर पॉजिटिव इंटीजर ना। हाँ, टाइम एंड वर्क आया है इसके ऊपर कितने सवाल है देखो, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, सही है। तो 3 सवाल है, 3 सवाल है, ठीक है। हाँ, इसको जुड़ा के देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, पढ़िए उसको, आप कुछ बड़ा अच्छा लगता है सर। मैं जो पढ़ाया ना आपको बेटा, उसी के आधार पर बनता है, आप देखो बिल्कुल गलत नहीं जाएगा मेरा, ठीक है ना। आप बस पढ़ो उसको। ठीक है, एक्समैन कैन डू वर्क इन वाई डेज, ठीक है। ये एक बात समझो बेटा, जब भी आपको ऐसा होता है ना, एक्समैन कैन डू वर्क इन वाई डेज एंड वाई वुमन कैन डू द सेम वर्क इन एक्स डेज, इसका मतलब क्या है पता है क्या? ये दोनों एक ही कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, वन वुमन वन मैन, एफिशिएंसी क्या है? कैसे कैसे मैं समझा दो आपको लग रहा है कि वो क्या चल रहा है, ठीक है ना। एक्समैन कैन डू वर्क इन वाई डेज, सही है। तो एक्समैन कैन डू वर्क इन वाई डेज, तो एक्समैन का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1/y, बराबर। वन मैन का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1/xy। आपको समझ में आता है क्या? और वाई वुमन का एफिशिएंसी, वाई वुमन कितना काम कर रहे हैं? 1/x एफिशिएंसी, तो वन वुमन का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1/xy। ये दिख रहा है, वन मैन वन वुमन एफिशिएंसी क्या है? इक्वल है कि नहीं? प्रूव किया आपने कि वन मैन और वन वुमन का एफिशिएंसी क्या है? इक्वल है। एफिशिएंसी इक्वल हुई, एफिशिएंसी दोनों की इक्वल हुई, वन मैन वन वुमन की एफिशिएंसी इक्वल हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 20 men and 16 women,
अभी वो जेंडर का तो कुछ बायस ही नहीं रहा ना, वो इक्वल इफिशिएंसी से काम कर रहे। तो 20 + 16 कितने हो गए? 36 मेन। 36 मेन डायरेक्ट लिखो, 36 मेन क्या 36 वुमन भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। सो ये डू द वर्क टुगेदर, दे कैन कंप्लीट इट इन 53 1/3। 53 1/3, 3 3 9, 3 5 15 16 और 1/3 कितना हो जाएगा? ये 175। ये 159 हो रहा था ना, 160/3 हो रहा था। ये कितना हो रहा था? 160/3। 160/3 का क्या हो जाएगा? 3/160 हो जाएगा। एफिशिएंसी क्या करते हैं? वर्किंग डेज को उल्टा करते हैं। एफिशिएंसी क्या करते हैं? वर्किंग डेज को उल्टा करते हैं। नहीं, ठीक है ना, उल्टा करते हैं ना, डेज को उल्टा करते तो एफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है ना। अभी आप लोगों को अलग टीचर ने पढ़ाया होगा तो बड़ा डेंजर काम है। ठीक है ना। ये 3 से डिवाइड किया तो कितना आया? 12 आया। सो 1 मैन एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1/12 × 160। आपको समझ में आ रहा है? 1 मैन एफिशिएंसी 1 वुमन एफिशिएंसी निकल गई। 1 मैन एफिशिएंसी 1 वुमन एफिशिएंसी निकाल दिया हमने कि एक आदमी अकेला अगर काम करना चाहे तो इतने दिन में काम करेगा भाई। बराबर है। 1 मैन 1 वुमन एफिशिएंसी निकाल ली। फिर अभी देखो 20 मैन एंड 24 वुमन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ये कितने लोग हो गए? 44 मैन हो गए कि नहीं? 44 मैन हो गए। 44 आपको समझा ना? मैं एडिशन क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? उनका एफिशिएंसी इक्वल है तो 44 मैन हो गए। ये मिलके कितने हो गए? 44 मैन हो गए। They started working together. They did it for 0.6 p days. Okay. If B number of boys did the work in 0.45 days. अच्छा अच्छा, रिमेनिंग काम किसने किया? बी नंबर ऑफ बॉयज ने। कितना? 0.45। यहाँ पे बी नंबर ऑफ बॉयज डिड द वर्क इन 0.45 days. Then the whole work will be completed that B number of boys can do it in 3 days. तो B number of boys, B boys का efficiency कितना है? P days, तो 1/P। B boys का, देखो बॉयज कितने हैं? B कैपिटल B। बॉयज कितने हैं? B कैपिटल B। और कितने वर्किंग डेज में काम कर रहे हो? P डेज। देखो बी बॉयज का वर्किंग एफिशिएंसी कितना है? 1/3। सही है। तो 1 बॉय का एफिशिएंसी कितना हो गया? बी बॉयज का ये 1/P लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, 1/P एफिशिएंसी। अब आप देखो एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन। हमारा फॉर्मूला ये। सही है। अब आप देखो 44 मेन, ये कितने लोग काम करना चालू किए? 44 मेन। 44 मेन और पर मैन एफिशिएंसी कितनी है? 1/12 × 160। ये सही है। और कितना दिन काम किया इन्होंने? 0.6p। सही है। 6/10 लिख दूं क्या मैं? ये 6/10p प्लस अभी कौन काम कर रहा है? बी बॉयज काम कर रहे हैं। बी बॉयज काम कर रहे हैं कितना एफिशिएंसी से? 1/p एफिशिएंसी से 0.45। 45/100p इज इक्वल टू एक काम खत्म हो रहा है। सही है। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन। एक बार फिर से समझाओ। देखो मैंने क्या किया, पर पर्सन एफिशिएंसी निकाल लिया। पर पर्सन एफिशिएंसी। हाँ, जो लोग ये नहीं जानते हैं ऐसे कैसे छुड़ाना चाहिए, एक बार मेरा टाइम एंड वर्क चालू होगा ना तो मैं बोल दूंगा, उस दिन आके बैठूंगा। ठीक है। हाँ, आपको अपने हिसाब से पढ़ना है तो फिर अपने हिसाब से छुड़ाओ। मुझे ऐसा होता है मैं ऐसे ही छुड़ा सकता हूँ। मेरा ये पुराना तरीका है कि एफिशिएंसी टू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन। मैं क्या करता हूँ, 1 मैन या 1 वुमन एफिशिएंसी निकाल लिया, उनकी संख्या से मल्टीप्लाई किया, वर्किंग डेज से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल वर्क डन पता चला। एफिशिएंसी टू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन। मैंने पर मैन एफिशिएंसी निकाला। 1 मैन एफिशिएंसी कितना है? 1/12 × 160। 1 मैन है क्या? कितने मैन है? 44। 44 मैन का एफिशिएंसी आ गया। ये टाइम पीरियड कितना बोला उसने? 0.6p। फिर आया बी बॉयज। बी बॉयज डायरेक्ट काम किए। बी बॉयज ने कितना एफिशिएंसी से काम किया? 1/p एफिशिएंसी। कितना काम किया? कितना दिन काम किया? 0.45 डेज। 0.45p 45/100। सही है। सही है। चलो देखो आप इसको छुड़ाते आज ही। तो ये कितना हो गया? देखिए पीपी कट हुआ, पीपी कट हुआ। ये कितना होता है? 5 20 5 9। सही है। 9/20। ये प्लस है बीच में, ये दूसरे साइड जाएगा तो 1 - 9/20 कितना हो जाएगा?
11/20 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 11/20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया खत्म, अब मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ, 11 4 44, ये सही है, छुड़ाओगे डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे, 20 1 20 20, 8 आएगा, ही 8 आएगा, 4 1 4, 4 दूने 8 आएगा, सही है, और साइन दूने 12 आएगा, बे दूने 4, 4 10 कितना हो जाएगा 40, पी बाय कितना हो जाएगा 40, तो पी का वैल्यू कितना आएगा 40, आ गया फाइन पी। हाँ बोल भाई। हाँ नहीं वो देखो ना, उसने बताया उसने कि बी नंबर ऑफ बॉयज डिड द वर्क इन 0.45 डेज। देखो ये है ना मेमोरी बेस्ड पेपर है, यहाँ पे कहीं तो भी वो रिमेनिंग बोलना भूल गया, सही है। हाँ रिमेनिंग था, वो लिखा होगा उधर एग्जाम में, रिमेनिंग लिखा होगा, वो मेमोरी बेस्ड पेपर है रे, मुझे मिला कैसे, मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है, तुम्हारे पास पेपर भी है तो बता दो मुझे। हाँ, हाँ, तो अब मैंने उसको रिमेनिंग क्यों पकड़ा पता है क्या, आगे उसने बता दिया ना कि टोटल वर्क होल वर्क विल बी कंप्लीटेड दैट बी नंबर ऑफ बॉयज इन पी डे, ये अलग से बताया, इसका मतलब वो रिमेनिंग वर्क ही किया हो, ठीक है ना। हाँ सो ये मेमोरी बेस है, उसके थोड़ा सा आप सह लो उसको थोड़ा प्लीज, वहां पे लिख भी दो रिमेनिंग वर्क करके लिख दो पेन से। देखो फॉर्मूले में दम ही नहीं है कुछ, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है ना, उससे छुड़ाया जा सकता है। देखो उधर क्लास में जो होता है ना, क्लास में जो पढ़ाया जाता है बिल्कुल वो उसी हिसाब से, यही फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने, हाँ स्टार्टिंग में भी, तो उसको आप पकड़िए बिल्कुल, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन, सही है। और ये बन जाता है, कुछ भी दम नहीं है उसमें, वन लाइनर है वो, ठीक है ना। ये कितने मार्क के लिए आया था, याद भी नहीं है, 2 के लिए आया था, हाँ ठीक है। देखो आगे छुड़ाते हैं, इस टाइम एंड वर्क पे कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ आप देखो बेटा मेंस में ना, मेंस में आपको मैं समझाता हूँ, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये बड़ा महत्व रखे, ये चैप्टर बहुत ही महत्व रखे, ठीक है ना। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स बड़े बड़े चैप्टर ही उन्होंने ध्यान दिया है, बाकी सब खोखला है उधर पेपर, ठीक है ना। अब आप देखो एक्स मैन कैन डू वर्क वाई डेज वाई वन 20 men and 16 women can do the work together, they can complete, ये यहाँ तक कॉमन था, बराबर है, यहाँ तक कॉमन था, आगे बढ़ते। अभी गर्ल्स आए, Q plus 24 girls and 10 men and 14 women together can do, 10 men 14 women क्या होता है बेटा, 24 men होता है ये, हाँ टुगेदर कैन डू द वर्क इन 16 डेज, 16 दिन में काम खत्म करता है। Q girls work together then the same work would have been completed in 26 days। क्यू गर्ल्स का कैपेसिटी कितना है 1/26, तो 1 गर्ल का कैपेसिटी कितना है 1/26 क्यू, ये समझ में आ रहा है क्या, 1/26 क्यू है कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ गर्ल्स की संख्या बदल रही है। देखो नंबर ऑफ वर्किंग पर्सनल अगर बदल रहे तो पर पर्सन इफिशियंसी निकालिए, लास्ट टाइम क्यों नहीं निकाला था, क्योंकि यह बी नंबर और बी नंबर सेम था, बी नंबर ही, अगर ये वर्किंग पर्सनल चेंज होते तो 1 बॉय निकाल लेते थे हम, 1/BP कर देते थे, समझ में आ रहा है, और बाद में वो बी बी कट ही होने वाला था, इसलिए मैंने वैसे ही रखा उसको। नंबर ऑफ वर्किंग पर्सनल अगर चेंज हुए तो पर पर्सन इफिशियंसी निकाली, याद है, ये देखो इसके लिए क्यों निकाला मैंने, 1 मैन इफिशियंसी क्यों निकाला, क्योंकि 44 मैन हो गए, पहले जितने थे उतने रहे क्या, नहीं, हमने क्या किया, नंबर ऑफ वर्किंग पर्सनल अगर चेंज होते हैं तो कभी, ये लिख कर दिया मैंने, जब भी टाइम एंड वर्क पढ़ाया आपको, पहले पेज पे ये सेंटेंस है, देख लो, ठीक है ना, नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन। आप समझो बेटा मैं ना बहुत कुछ आगे कुछ नया कुछ नहीं पढ़ाता हूं, जो पहला पेज है आपका जहां से हमने शुरुआत की थी हम वही पहुंच रहे, और कुछ नया नहीं आता एग्जाम में, चाहे जो कर लो, यहाँ पे आपका शॉर्टकट नहीं लगता है, आपको ट्रेडिशनली कितना अच्छा आता है, कैलकुलेशन कितना मजबूत है, वही है आपका मेंस, वही आपका मेंस है, सही है, ठीक है ना। चलो देखो अभी, तो ये कितना हो गया 10 men and 14 women, 10 men and 14 women कितना है ये 24 men हो गए। अब देखो कहानी, 1 गर्ल का कैपेसिटी कितना हो गया 1/26 क्यू, बराबर है, ये आया समझा, क्यू गर्ल 1/26, क्यू बोला तो नंबर है कोई पता नहीं, वो आपको निकालना भी है, ये क्यू निकालना है आपको फाइनली, क्यू गर्ल्स का 1/26, तो 1 गर्ल का कितना हो गया 1/26, सही है। चलो आप देखो अभी, अभी कितने लोगों ने काम खत्म किया 16 दिन में, देखो इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन, लगाते हैं अभी, देखो अभी
सो पहले Q प्लस 24 गर्ल्स, Q प्लस 24 गर्ल्स है और पर गर्ल कैपेसिटी कितना है 1/26 Q है। ये समझ में आया? एक गर्ल का इफिशियंसी 1/26 Q, लेकिन इस इफिशियंसी से कितने गर्ल्स ने काम किया 20 Q प्लस 24 गर्ल्स ने, सके ये हो गया इफिशियंसी। अभी अभी देखिए अभी कितना दिन काम किया इन्होंने 16 दिन। इन्होंने कितना दिन काम किया 16 दिन। फिर दूसरा ग्रुप कौन है 24 में, और एक आदमी का इफिशियंसी कितना है, एक आदमी का इफिशियंसी 12 × 160, ये सही है। और कितना दिन काम किया इन्होंने भी 16 दिन, तब जाके एक काम खत्म हुआ, तब जाके एक काम खत्म हुआ। इफिशियंसी नंबर ऑफ वर्किंग पर्सनल पर पर्सन इफिशियंसी इनटू वर्किंग टाइम इज इक्वल टू 1 वर्क कंप्लीटेड, ऐसा किया। सो पहले गर्ल्स का ग्रुप देन मैन एंड वुमन का ग्रुप। ये इक्वेशन नहीं समझा ऐसे कौन है, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ देखिए अभी एक गर्ल का एफिशिएंसी कितना हो गया 1/26, यहां तक समझा। फिर गर्ल्स की संख्या कितनी थी Q प्लस 24, गर्ल्स की संख्या इंटू पर गर्ल इफिशियंसी, ये हो गया टोटल इफिशियंसी ऑफ द गर्ल्स इंटू वर्किंग डेज। 16 डेज काम किया और किनके साथ मिलकर किया 24 मेन 24 मेन और पर मैन इफिशियंसी, तो टोटल मेन की इफिशियंसी कितना दिन 16 दिन, और तब जाके एक काम खत्म हुआ। तो दूसरे साइड में क्या लिखेंगे 1 वर्क कंप्लीट। चलिए देखिए इसको छुड़ाते क्या क्या हो जाएगा देखिए। सो ये 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। फिर कितना होता है देखो, ये इसको जुड़ा लेते हैं हम लोग, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, ये 5 हो गया। सो 1/5 दूसरे साइड जाके कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। 1 - 1/5 कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है ना, ये गायब हो गया। ठीक है, अभी इसके साथ काम करते देखो। तो ये 4 × 4 416 हो गया, ये सही है, ये 416 हो गया। फिर तो आप देखो Q प्लस 24 डिवाइडेड बाई Q, ये कितना जाएगा, सो 1/5, 26 ऊपर जाएगा, नीचे कितना जाएगा 4, ये सही है। तो ये 26 हो गया, 5 × 20 हो गया, सही है, 20 हो गया, 20 हो गया। तो आप देख लो अभी अब आप देखिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करता हूं, अगर मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करता हूं तो ऊपर कितना मिलेगा 24/Q मिलेगा, बे 13 26 और बे 10। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करता हूँ, ठीक है, कितना रहेगा 3/10, ये सही है। 3 × 1 3, 3 × 8 24, 8 10 कितना हो जाएगा 80। ये कंपेरेंडो डिविडेंडो यूज करना सीख लो, आप सीखते नहीं हो। आपको याद है योग वियोग क्रिया, आप वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में बहुत टाइम लगा दो। देखो मैं नहीं किया, मैंने क्या किया न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस किया, न्यूमरेटर में लिखा Q प्लस 24 में से Q माइनस किया और 13 में से 10 माइनस किया 3 लिखा, सही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बन गया काम फटाफट, ठीक है। कंपाउंड डिविडेंड सीख लो बेटा, उसमें बड़ा फायदा हो जाता है। बाकी दुनिया जब तक वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से छुड़ाती है ना तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है। इसमें देखिए बिना काम से आप ये करते थे, 20 से इसको मल्टीप्लाई करते थे, क्यों बिना काम से, ठीक है ना। तो क्यू का वैल्यू कितना है 80 है, 80, ठीक है। फिर से बोलना पड़ेगा इसको कि कर लेंगे आप, कर लेंगे, ठीक है ना। चल अभी है तीसरा, एक्स मैन कैन डू वर्क इन वाई डेज। ये देखो यहां तक कॉमन है, इसको पढ़ के कुछ फायदा नहीं। 15 मेन एंड 12 वुमन, ठीक है ना। अब देखो वो ये बोनस मार्क्स है, ये आखिरी वाले क्या है बोनस मार्क्स। 15 मेन और 12 वुमन कितने हो गए बेटा 27 मेन, 27 मेन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, सही है 27 मेन। अब आप देखो इफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन, ये सही है। तो 27 मेन 27 मेन 27 मेन और उनका एफिशिएंसी कितना हो गया 1/12 × 160। इतना एफिशिएंसी से कितना टाइम काम करेंगे तो एक काम खत्म होगा, खत्म, इतना ही कुछ है। इतना एफिशिएंसी से कितना दिन कितना टाइम काम करेंगे, कितना दिन काम करेंगे तो एक काम खत्म होगा। इसको छुड़ाते देखो अभी 3 × 9 27, 3 × 4 12, सही है। ये बराबर लिखा था ना हमने 1/12 × 160, सही है, 1 मैन एफिशिएंसी। फिर आप देखो अभी तो टाइम क्या हो जाएगा 16 4 640 डिवाइडेड बाय 9, 9 7 63, 1 बच गया, 9 1 9 71 1/9, ये देखो आ गया, आ गया। हाँ
तो ये बोनस मार्क था तीसरा तीसरा क्वेश्चन कुछ दम नहीं था, लेकिन ये टेक्निक आप समझ कर लो। मैं जानता हूँ मार्केट में आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया, आप बहुत होशियार बन गए, उधर एलसीएम एचसीएफ क्या क्या करते थे उसका मैंने कभी नहीं सिखाया, आपको पता ही। मैंने कभी भी एलसीएम का नाम नहीं लिया जब भी मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग टर्म में यही पे वापस आना, उधर वो एलसीएम बेलसीएम कुछ काम नहीं करता है, आप समझ कर लो। उधर ऐसा सब कुछ नहीं चलता है। प्रॉब्लम जो आपका ट्रेडिशनल है ना वही काम करता है एंड में, तो वो बिना नाम से एलसीएम बेलसीएम वाला तरीका कुछ काम नहीं करता, प्लीज आप समझो इस बात। ठीक है, ये समझा क्या 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 किया? एफिशिएंसी कैसे निकाला हमने? 27 में पर पर्सन एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया, और टाइम हमें पता नहीं था ना, बट काम कितना खत्म हुआ? एक। टाइम निकाल लिया, खत्म हो गया। सही है। A, B, C are three integers. The sum of A and B is 61. इंटीजर्स है ये, इंटीजर्स का मतलब समझिए, पॉइंट में नहीं होता है। ए और बी का एडिशन कितना है? 61। ये देखो छुड़ाते हैं डायरेक्ट। If B is divided by A, then quotient is 2. B is divided by A, then quotient is 2. तो B is equal to क्या हो जाएगा? 2A and the remainder is 7. प्लस 7 कर दो। आपको समझा क्या? B is divided by A, तो quotient is 2, remainder is 7. तो B is equal to क्या हो जाएगा? 2A plus 7 हो जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको छुड़ा लेते बाद में आगे आगे बढ़ेंगे। देखो इसको छुड़ाते, तो ये कितना हो जाएगा? 2A माइनस, सॉरी ये कितना हो जाएगा? B माइनस 2A इज इक्वल टू 7। सही है, तो ये पहला है, ये दूसरा है। 1 माइनस 2 करते हैं तो क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 2 करेंगे तो B भी चला जाएगा, और A माइनस माइनस 3A चला जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा? 11 में से 7 गए 4, तो 54। ये 18 हो जाएगा, ए का वैल्यू 18 हो गया। सही है, ए का वैल्यू 18 हो गया, तो यहाँ पुटअप करते तो बी का वैल्यू कितना आएगा? 11 में से 8 गया 3, 6 में से 2 गया 43 आएगा बी का वैल्यू। ए का वैल्यू मिला, बी का वैल्यू मिला, फटाफट निकाल लिया, फिर आगे बढ़ते। ठीक है ना? इफ सी रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 इज लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, हाँ अब आप देखो ये कहानी है, आपका आपका ट्रेडिशनल मैथ्स कितना अच्छा है, आपका बेसिक कितना अच्छा है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, ये होता है 0, ठीक है ना, नंबर लाइन 1 2 3, इधर जो सबसे बड़ी संख्या रही वो सबसे बड़ी होती है, बराबर है, वो इनफाइनाइट हो सकती है। लेकिन आप देखो इधर -1 -2 -3, इधर क्या होता है? छोटा होते जाते हैं। तो लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर कौन सा होगा? आपको समझा? वो ये बताना चाहता है कि लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या है? माइनस। समझा? हाँ, तो सी रेस टू द पावर एन क्या हो गया? तो इधर जाएगा 1, और ये 1 कब आता है? जब एन क्या होता है? 0। आपको समझा? एन का वैल्यू आ गया 0। लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर समझ में आया वो क्या बोल रहा था? -1, तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया, एन का वैल्यू 0 हो गया। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज डेफिनेटली लाई विद इन सी रेस टू द पावर एन, सी रेस टू द पावर एन माइनस एन प्लस ए। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 1 -0 प्लस ए का वैल्यू 18, ये कितना हो गया? 19। और बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए कितना हो जाएगा? 43 माइनस 18, 13 में से 8 गया 5, 2 28, नहीं 25, 25 आएगा ये। 25, 19 और 25 के बीच में कौन सी संख्या है? हाँ 23 हो गया आंसर। हाँ, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? वो 19 और 25 के बीच में 23, ठीक है ना? हाँ, सिंपल सिंपल था। बस आपका एक प्रॉब्लम था, क्या था वो? लार्जेस्ट पॉजिटिव, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर वो कौन सा था? -1। हाँ, -1 था, इंटीजर चाहिए था तो -1 होना चाहिए। -1 से बड़ा नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। सही है, कुछ था ही नहीं उसमें थोड़ा दिमाग वाला काम था। ये 2 मार्क के लिए था बाबा, 1 मार्क नहीं था ये, मुझे लगा 1 मार्क के लिए हो। मुझे जब सेट मिला मुझे मार्क्स नहीं पता चले। या ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है ना? इसके ऊपर मेरे ख्याल से 2 सवाल थे। चलिए देखिए यार,
एबीसी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप, छोड़ देता हूँ ये सवाल लेके छोड़ देता हूँ मैं, डोंट वरी, ठीक है ना, मैं नहीं लेता हूँ डीआई, लेना है क्या? अरे कल लेंगे, कल और 15 सवाल है, कल तो मेरे ख्याल से 20 सवाल रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे ना, 35 था ना, तो अभी 15 भी नहीं हुए तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। कल लेंगे बोला कि करवा लो बोला। सवाल पढ़िए इसको, सवाल पढ़िए जरा। ABC started a partnership, please stop talking. ABC started a partnership with investment of X minus 1200 and rupees X and X plus 1800. The profit of B is invested in a scheme at the rate of 18% for 5 years at SI, simple interest. Then the interest received is 3,600 rupees. Okay. The total profit in the partnership is 4,800 rupees, more than the double of the profit of B. हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सी वैल्यू ऑफ एक्स इज मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है, किसी ने टाइम पीरियड की बात की है क्या? क्या चाहिए? फैन चाहिए, एसी चाहिए, एसी लगा ले। ठीक है, अभी देखिए, किसी ने टाइम पीरियड की बात की है क्या आपसे? अरे वो यहाँ पकड़ लेता है थोड़ा सा, यही प्रॉब्लम, एसी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, लगा लो उसको। हाँ ठीक है, ये भी चाहिए, या चलिए देखिए, एबीसी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट ऑफ, अभी आप देखिए टाइम पीरियड की किसी ने बात की है क्या? तो इनके इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही इनका प्रॉफिट रहेगा। तो पहला हम लोग लिखते हैं एक्स माइनस 1200, दूसरा लिखते हैं एक्स, और तीसरा लिखते हैं एक्स प्लस 1800, चलेगा, सही है। प्रॉफिट ऑफ बी इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम एट द रेट ऑफ 18% फॉर 5 years, सही है। सो then the interest received is 3,600 rupees, सही है। मान लो जो प्रॉफिट है बी का, जो प्रॉफिट है बी का, प्रॉफिट एक्स, बी का प्रॉफिट कितना है, मान लो जो भी है, ए रुपया प्रॉफिट है, मान लो बी का प्रॉफिट कितना है, ए रुपया, अरे बी रुपया ले लो, बी का प्रॉफिट बी रुपया ले लो, ठीक है ना। जो फाइनली इस स्कीम में डाल के उसका जो प्रॉफिट हुआ, उसको क्या किया, 18% से हमने 5 years के लिए रखा, तो हमें कितना मिला, 3,600 मिला, ये सही है। तो चलिए अभी देखते हैं फिर, तो 18×36 200 हो गया, ये 5 20 हो गया, 20 से इसको मल्टीपल किया, कितना है, 4,000। तो बी को प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000, बी को प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000। If the total profit in the partnership is 4,800 rupees more than the double that of the profit of B, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, इसका हो गया, इसमें 4,800 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, मोर देन डबल, प्लस 8,000, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, 12,800, 12,800 हो जाएगा ये, 12,800 हो जाएगा। बी और टोटल प्रॉफिट पता है आपको, बी और टोटल प्रॉफिट पता है, और आपको प्रॉफिट का रेशियो पता है। आप देखो, बी का टोटल प्रॉफिट पता है और टोटल प्रॉफिट पता है, सबका मिलके, तो बी का प्रॉफिट कितना है, 4,000, और टोटल प्रॉफिट कितना है, 12,800, सही है। और इधर एक्स के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, ये ए है, बी है, और ये सी है। बी का प्रॉफिट कितना है, एक्स, टोटल प्रॉफिट कितना है, तीनों का एडिशन कर लो, ये 3x, 1,800, 1,200, 600, ठीक है। ये हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है, टोटल प्रॉफिट में बी का प्रॉफिट, और एक्स के टर्म्स में टोटल प्रॉफिट में बी का प्रॉफिट, तो इसको एक्स निकालते हैं हम लोग। देखो अभी इसको छुड़ाते हैं हम लोग, ये 0 0 हो गया, 0 0 हो गया, 8 1 8, 8 5 40 हो गया, 8 1 8, कितना बच गया, 8 7 48, 16 बच गया, 16 बच गया। फिर तो ये 16x हो जाएगा, और ये 15x हो जाएगा, और ये 5 7 3, 3,000 हो जाएगा। सो एक्स का वैल्यू कितना है, 3,000 रुपए। सो बी का प्रॉफिट कितना है, 3,000 रुपए। देखो अभी ए का वैल्यू निकालते, 3,000 में से 1,200 गया, 1,800, और बी का कितना आया,
3000 आया, और सी का कितना आया 4800, 4800 हो गया, तीनों वैल्यूज मिल गई। अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सी, ए और बी का एडिशन सी के बराबर है क्या, यस, पहला करेक्ट है। वैल्यू ऑफ एक्स इज मल्टीपल ऑफ 15, एक्स एक्स बोला तो 15 का मल्टीपल है क्या, यस, ये भी करेक्ट है। ए गेट्स 18.75%, ए भाई जा रहे ऊपर, हाँ, ए गेट्स 18.75% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, ए गेट्स, ए का 1800 रुपया है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 1800, 3000, 4800 का डबल है ना ये, 9600 इंटू 100 करते, ठीक है, 00 कट हो गया, 00 कट हो गया, देन ये कितना हो जाएगा 300 कट रहा या साइन 3 कट रहा, 6 6 7 36 बराबर है 1696, तो ये 300/16, ये कितना हो जाएगा देखो, ये 416, 4 25, 25 3 75, 75/4, हाँ ये आ जाएगा ना, हाँ 1872, तो 1872, 4 18 72, कितना बच गया 3.3 दिया, 4 7, हाँ बन गया, सही है, ये भी है करेक्ट है। हाँ 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 हाँ, वो समझा क्या था उसका, ठीक है। सो टाइम पीरियड नहीं दिया था, टाइम पीरियड नहीं दिया तो क्या था, उनका इन्वेस्टमेंट ही उनका प्रॉफिट का रेशो था, इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या था उनका, प्रॉफिट का रेशो था, इन्वेस्टमेंट उनका प्रॉफिट का रेशो था, तो हमने क्या किया, हमने जो बी का जो सोल्यूशन था, बी का हमें प्रॉफिट पता चला और बी के आधार पर टोटल प्रॉफिट भी पता चला, तो बी का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट हमने वो इक्वेशन में भी लगा दिया कि बी का एक्स के स्वरूप में प्रॉफिट और एक्स के स्वरूप में टोटल प्रॉफिट, नीचे रख दिया, एक्स का वैल्यू निकाल लिया, फिर तीनों वैल्यूज निकाल के बस स्टेटमेंट में कौन से करेक्ट है वो पता किया, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बस खत्म, सही है। हाँ ये भी थोड़ा 2 मार्क के लिए हो गई है, कैसे था ये पता ही नहीं, गया ही नहीं, पहुंचे ही नहीं, ठीक है। हाँ फिर इसके आगे कुछ दिया था क्या पेपर में, थैंक यू बोल रहा है, मुझे देखने दो, ओके। हाँ इसके ऊपर काम करें अभी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राफ एंड इंस्ट्रक्शन, द फर्स्ट पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल रन स्कोर्ड बाय 3 बैट्समैन ABC, and second pie chart shows the percentage distribution of total balls faced by the 3 batsmen, ठीक है, हाँ पढ़ लेना उसको, आज पढ़ ले, ठीक है ना। सो टोटल रन स्कोर्ड बाय द 3 बैट्समैन, वो पहला पाई चार्ट है, दूसरा क्या है, टोटल बॉल्स फेस्ड बाय द 3 बैट्समैन, स्ट्राइक रेट क्या होता है, स्ट्राइक रेट देखो क्या होता है, स्ट्राइक रेट रन स्कोर्ड बाय बॉल्स फेस्ड, रन स्कोर्ड बाय बॉल्स फेस्ड, ठीक है। ये पाई चार्ट का कुछ काम है क्या आपको, पाई चार्ट देख लो उधर क्या दिया है, किसी काम का है वो पाई चार्ट, नहीं, उधर P%, Q%, R%, देन X%, Y%, Z%, इसका कुछ फायदा होने वाला है क्या पाई चार्ट का, ये पाई चार्ट किसी काम का नहीं है हमारे, वो बिना काम से पाई चार्ट बोला है, जो दिया है वो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, उसको ढूंढते हैं अभी देखो। सो अब आप देखो कहानी हम लिखते हैं, A B और C की कहानी करते हैं, ठीक है ना, ABC की कहानी करते हैं। सो स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट, ये देखो हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्राइक रेट, देन रन्स और बॉल्स फेस्ड, ठीक है ना, रन स्कोर्ड बॉल्स फेस्ड, ऐसा सब निकालते तो काम बन जाएगा, ठीक है। चलो इसको बनाकर तो देखते हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्राइक रेट कितना है, ए का 25%, बराबर है, 25% बोला तो किसने क्या किया, ये देखो बॉल फेस्ड, तो 100 बॉल फेस किया होगा तो 25 रन बनाए होंगे, तो 4 बॉल फेस किया होगा तो 1 रन बनाया होगा, बराबर है, 4 में 1, सही है। देन स्ट्राइक रेट ऑफ बी कितना है 33.33, ये परसेंटेज है बेटा, ठीक है ना, हाँ ये इतना माफ कर दो उसको, मेमोरी बेस्ड है, 33.33 बोला तो कितना होता है 1/3 होता है, 1/3 होता है, 1/3, 3 बॉल फेस किया तो 1 रन निकाला, सही है, 3 बॉल फेस किया 1 रन निकाला, सही है। देन तो रन कितने, बॉल कितने फेस किया उसने 180, 180 बॉल, तो ये अगर 180 है तो 60 रन बनाया होगा, 60 रन बनाया होगा, आपको समझ में आ रहा है ना, 60 रन बनाया होगा, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये सेंटेंस का मतलब समझो,
हैड और वुड हैव, समझ में आता है? जो हुआ नहीं लेकिन ऐसा होता तो वैसा होता के लिए हैड और वुड हैव। हैड ए प्लेड द सेम नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाय बी, ए ने मान लो कि जितने बॉल प्ले किए बी ने, उतने अगर बॉल, बी ने कितने बॉल प्ले किए 180, 180 बॉल अगर प्ले किए होते ए ने भी, तो ही स्ट्राइक रेट वुड हैव बीन द ट्वाइस दैट ऑफ बी, ही स्ट्राइक रेट वुड हैव बीन ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी। स्ट्राइक रेट बी का कितना है 1/3, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। ये समझ में आ रहा है? अब आप देखो, ये बोल रहा है कि ए ने बॉल अगर 180 फेस किए होते और 180 बॉल फेस किए होते और जो रन निकाले ओरिजिनली वो उतने ही रखने दो, बॉल को चेंज किया। आपको समझ में आ रहा है क्या? बॉल चेंज किए फिर लेकिन रन उतने ही रखे उसने, तो उसका स्ट्राइक रेट कितना होता बोल रहा है वो 2/3। तो ये देखो, ये 180 इधर जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 से कट रहा, 60 दूनी 120, तो ये रन कितने बनाए इसने 120 रन बनाए। समझ में आ रहा है? और बॉल रन की तुलना में कितने थे 4 टाइम्स थे ना, 1/4 था ना वो, तो ये कितना हो जाएगा 480। क्या बोल रहे हो? सही है? हाँ, जिसे नहीं समझा हाथ ऊपर करो बाबा। हाँ भाई श्रेयस सर ध्यान दीजिए, उसने क्या बोला, हैड ए प्लेड द सेम नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाय बी, ठीक है? कि मान लो अब चेंज करते, किस चीज को चेंज करते, नंबर ऑफ बॉल्स को। वो बोलता है कि ए ने मान लो बी ने जितने बॉल फेस किए, बी ने कितने बॉल फेस किए थे 180, उतने बॉल अगर ए ने फेस किए होते तो जो रन निकाले उसका स्ट्राइक रेट कितना हो जाता था? तो रन कितने निकाले उसने, ओरिजिनली रन मान लो एक्स निकाले थे, हमें पता नहीं ना, वो रन भी नहीं पता है कि 180 बॉल फेस किए और एक्स, उसका स्ट्राइक रेट बी का डबल होता। बी का स्ट्राइक रेट कितना है 1/3, उसका डबल किया तो कितना आएगा 2/3, 66.66 कितना हो जाएगा 2/3, तो 2/3 लिखा और एक्स निकाल लिया तो 120 है, 120 रन ए ने निकाले, कोई प्रॉब्लम? फिर 25% स्ट्राइक रेट था तो 1/4 था, तो बॉल कितने फेस किए होंगे 480, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। ये देखो, ये थर्ड वाला सेंटेंस में समझता ही नहीं लोगों को, थर्ड वाला सेंटेंस ने मार दिया उसको पूरा कहानी। बट थर्ड वाले सेंटेंस का मतलब क्या है भैया, बस बॉल चेंज करो, नंबर ऑफ बॉल चेंज करो, नंबर ऑफ रन नहीं, वो तो ऑलरेडी रन निकाल चुका है ना। उसने बोला कि अभी जितने रन निकाले तो उतने रन निकाल लिए भाई, लेकिन जितने बॉल फेस किए उसको अगर संख्या में बदलाव लाता हूं मैं, तो बी की संख्या अगर लेता हो तो बी की तुलना में स्ट्राइक रेट डबल हो जाएगा। वो समझा? हाँ, सो बी का जो नंबर ऑफ बॉल्स है उसको लो लेकिन रन मत लो, अकल की बात। सी फेज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय ए, सी फेज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय ए, तो ये 240 हो जाएगा, 240 एंड स्कोर मैक्सिमम अमंग देम, ठीक है ना? सेंट्रल एंगल ऑफ द रन स्कोर्ड बाय सी, देखो मैक्सिमम अमंग देम बोला, सेंट्रल एंगल ऑफ फॉर द रन स्कोर्ड बाय सी कितना है 198 डिग्री। अब देखो ये कैसे छुड़ाते हैं 198 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी ये टोटल रन स्कोर्ड है ना, और ये कितना बोला उसने 198 डिग्री बोला, तो ये आप मुझे एक बात बताओ टोटल कितने का है वो 360 का, ये 198 है तो 360 में से 198 माइनस करो, दो 16 में से 10 गया 6 और ये 162 आएगा कि ए और बी ने मिलके और सी ने मिलके, सही है? तो इतना, अब इसको कितने से डिवाइड हो जाएगा, 11 से हो रहा है क्या? नहीं 11 से नहीं हो रहा है, कितने से हो रहा है? हाँ 9 से हो रहा है क्या? 9 से हो रहा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 1 9 7 9 8 72, बे 11 बे 9 18, 11 से 9 हो रहा है और टोटल रन कितने हो गए 20, टोटल रन छोड़ दो, ये देखो आपको ए और बी के रन कितने हैं? अरे 180 है ना, ये क्यों कर रहा हूं ना मैं, तो ये आप देखो 180 रन है, ये 180 है, तो ये कितना हो जाएगा 220, ये बन गया 220। बोलो भाई सही है? अब इसका स्ट्राइक रेट भी निकाल के रखते हैं क्या, बाद में काम में आएगा। 220 अपॉन कितना हो जाएगा 240 इंटू 100, सही है? 0 0 कट हो गया, बे 11 बे 12, 11/12 कितना होता है? चुप कुछ भी, 1/12, मेरे ख्याल से 91.6, 91 पॉइंट। याद करो, ये सब सब पढ़ाया पढ़ाया आप लोगों को, आप उसको भूल गए।
कुछ 91.66 है ना। हाँ, वो इसी दिन के लिए पढ़ाया था। 11/12 पढ़ाया आपने, उसको छोड़ दिया। पता है आपने 1/12 पढ़ाया, पढ़ लिया, और बाद में सोचा कि मैं एक वक्त में 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। होता है क्या वक्त पे? नहीं होता है। तो इसलिए उसको क्रूडली याद करना पड़ता है। रोकड़े सरकार ध्यान दिया, ठीक है ना। 91.66 बराबर है। सो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया सब, अभी आ गया सब। चलो लेके जाते इसको अपने साथ साथ, ठीक है ना। इसलिए बनाया था ना। और बार बार जाना पड़ता है, इसलिए कॉपी पेस्ट मार दिया उसको, ठीक है। चलो, इफ सी डील विद बाउंड्रीज, सी क्या करता है? बाउंड्रीज में काम करता है। 4 और 6 मार रहा है ओनली, एंड हिट्स 25 फोर्स। 25 4 मारा, 25 कितना हो गया? 25 तो 100 मारा, 100 रन वैसे चले गए। सी के रन कितने थे? 220। 220 में से कितना बच गया? 120। देन हाउ मेनी बॉल्स ही फेस्ड विदाउट स्कोरिंग एन रन? तो 6 में, बाकी 6 में मारा होगा। 20 छक्के मारा होगा ना, 20 छक्के, 20 बॉल और ये 25 बॉल, ये कितना हो गया? 45 बॉल। 45 टोटल बॉल कितने फेस किए? 240। 240 में से 45, 195। 195 मर गया, बना। 195 उसने फेस किए बॉल, जो उसमें रन नहीं निकाले विदाउट स्कोरिंग एनी रन। देखो उसने रन कैसे निकाले? 4 में और 6 में, ठीक है ना। 4 में और 6 में, ठीक है। हाँ, क्या हो गया? दमी आप कहीं और चले गए, ठीक है। हाँ, ऐसा आता है, ऐसा पेज आता है एक समय के बाद। तो उसको सोचो माता है। हाँ, ये पहले बहुत इन्होंने तकलीफें झेली है, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे। थोड़ा सा तकलीफ झेलना ही पड़ेगा। हाँ, प्रॉब्लम है। देखो बेटा, ऐसा सोचो मत कि पहला ही मेंस ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो होने ही वाला है, और ये पूरे इंडिया के साथ हुआ है। हाँ, हम जैसे लोग थोड़े से रेयर है ना। हाँ, आप समझिए, जिसने कैट प्रिपेयर किया है उसको ये कुछ नहीं लगता है, उसके लिए ये कुछ नहीं है। लेकिन मैंने ये सिखाया नहीं, ऐसा बोलो मत। आप देखो, ऐसी कोई भी चीज नहीं आएगी जो मैंने सिखाया नहीं है। आप लोगों को भली बात ये सब सिखाया हुआ है। आप खुद बोले 91.66, बोला कि नहीं आपने? हाँ, बट कितने लोग बोले, वो भी मैटर करता है, ठीक है ना। हाँ, तो चलो देखो ये 195 कैसे आया? 4 वाला कितना था? 25। 25 बॉल में 4 मारा तो कितने रन गए? 100 गए। तो 220 में से वो माइनस किया, 120। अभी बाकी बचे रन उसने 6 में निकाले, तो कितने बॉल खेले हो गए? 20। तो 25 और 20 तो 45 चला गया। दो मीन्स एक, टोटल बॉल कितने खेले थे उसने? 240। 240 में से 45 माइनस किया तो कितना बचा? 195। विदाउट स्कोरिंग रन उसके 195 बॉल से खत्म। सही है। जो भी कहानी है ना, वो पहला चार्ट बनाने में ही है। और एक्चुअली पूरा इसका कहानी कहाँ रुक गया था आपका? ये थर्ड वाला स्टेटमेंट पे। इसको पढ़ के जिसको अकल नहीं आई वो गड़बड़ कर दिया, आगे आगे उसका कुछ नहीं हो पाया। जबकि ये जो है ना, ये हाथ के मार्क्स थे पूरे। और देखो आगे कुछ कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा। एग्जाम में आप ऐसा नहीं लेके जा सकते ना। पर वो ठीक है ना, पेपर पे होता है ना वो, लेकिन कैलकुलेशन लेके जा सकते ना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ रन स्कोर्ड बाय ए एंड सेंट्रल एंगल ऑफ बॉल स्पेस बाय बी, ठीक है ना। अब आप देखो, हाँ इसको छुड़ाते। सेंट्रल एंगल ऑफ रन स्कोर्ड बाय ए, ए का सेंट्रल एंगल कितना है? 120। 120 सही है। 120, 120 कैसे निकालेंगे सेंट्रल एंगल इसका? हाँ, इसका टोटल करना पड़ेगा कि नहीं? इनका टोटल करना पड़ेगा, इनका टोटल करना पड़ेगा। 12 6 18 2 20, 20 20 40, 400 हो गए। ये 0 हो गया, 8 8 16 4 20, 2 2 4 4 4 8 1 9, 900 हो गया। ये 900 हो गया। देखो, तो 400 में से स्कोर्ड बाय ए कितना है? 120। तो 360 में से कितना? और ये क्या है? बॉल फेस बाय बी, बॉल फेस बाय बी कितना है? 180। तो 180 बाय कितना हो गया? 900 और 360। सही है। अब आप देखो, इसमें क्या क्या कॉमन आएगा? कॉमन आएगा ये 0 0 कट हो गए, 0 0 कट हो गए। कॉमन क्या क्या निकलेगा? 36 कॉमन निकलेगा। 36 कॉमन निकलेगा। अरे क्या 36, 4 3 12, 9 दूने 18, ठीक है ना। 36, 3 में से 2 गए 1, 36 का ही एंगल है, खत्म हो गया।
जो भी। देखो वो माइनस में भी आए तो चलता है, पहले दूसरी संख्या पता नहीं है ना आपको, माइनस में है तो भी ले लेना उसको, प्लस में ले लेना, ठीक है ना। आपको वो क्रम नहीं पता है कौन सा बड़ा होने वाला है, आपको क्या करना है उसको। तो 36 मैंने कॉमन ले लिया, 0 0 कट कर दिया, 36 कॉमन ले लिया, 3 में से 2 गए, एक एक। देखो मैंने बोला ना आपको, बाद में कैलकुलेशन ही नहीं है, जो है गड़बड़ वो वहीं पे है। हाँ अब है, देखो इतना ही था ना, लास्ट क्वेश्चन है ना ये। If A played as many balls as B and B plays as many balls as C, ठीक है ना, ये बड़ा कहानी होता है, ठीक है। ए ने कितने बॉल प्ले किए, ये आप निकाल ही दो सीधा सीधा, ठीक है ना। ए ने कितने बॉल प्ले किए, हाँ, एज बी 60 हो गए ये। ऐसा नहीं करने का, ठीक है ना, ऐसा कर ये 180 हो गया, अरे क्या लिखो, ठीक है चलो। तो ये हो गया भाई 180, सही है। ए ने फेस किया और बी प्लेज एज मेनी बॉल्स एज सी, ये कितना हो गया, 240 हो गया, सही है। 240 हो गया, 180 हो गया। अभी आगे बढ़ते, तो अभी वो क्या होता है, आगे बढ़ने के बाद ये सेंटेंसेस भूल जाते हैं हम लोग, तो इसलिए वो पूरा ही मिटा दो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, करंट स्ट्राइक रेट ऑफ बी इज इक्वल टू द प्रीवियस स्ट्राइक रेट ऑफ ए। प्रीवियस स्ट्राइक ऑफ रेट ऑफ ए कितना है, 25%। करंट स्ट्राइक रेट ऑफ बी कितना है, बी, सो 60 240, ये करेक्ट है ये। अरे 1/4 है ना वो, 60/240 1/4 है, 25% ही होगा ना। उसको अगर लिख कर चुराते बैठे तो अगले जन्म में एक दिन निकलेगी, ठीक है ना। आप समझो 60/240 कितना हो जाएगा, 24, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देन फिर if B plays more 160 balls then he will eat a century। देखो बी का स्ट्राइक रेट कितना है, देखो करंट स्ट्राइक रेट ऑफ बी, अभी बी का स्ट्राइक रेट कितना हो गया, अभी नया नया स्ट्राइक रेट कितना हो गया, 1/4 हो गया ना। अरे बी ने ए का स्ट्राइक रेट ले लिया, ठीक है। अब 160 बॉल्स में वो रन कितने मारेगा, अरे 160, बी का स्ट्राइक रेट कितना हो गया, 40, अरे 25% हो गया ना। तो 160 में कितने रन निकालेगा, 40, ऑलरेडी रन कितने निकाले, 60, तो 100 रन निकाला कि नहीं निकाला। तो समझा क्या, उसका नया स्ट्राइक रेट रहना पड़ेगा, क्योंकि बी ने वो बोला बी प्लेस मोर 160 बॉल्स, स्ट्राइक रेट कितना है 25% का, 25% के हिसाब से वो गारंटी से सेंचुरी मारेगा, ठीक है ना, 40 रन निकाल लेगा। ये नहीं समझा, ऐसे कौन है, हाथ ऊपर कीजिए। देखो भाई, ये देखो ना, बी के किया, इसको तो भूल ही जाओ आप। बी का स्ट्राइक रेट कितना है, 60/240, 1/4 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। अब जो भी ये 60 रन ऑलरेडी निकाल चुका है, मोर 160 बॉल्स में स्ट्राइक रेट अगर उसका 25% है तो कितने निकलेंगे, 40 रन। 4 बॉल पे एक तो 160 पे कितना, 40, ये निकल गए, 100 हो गया, एक हो गया ना सेंचुरी। आपको समझा क्या, 160 पे 1/4, तो वो क्या करेगा, 40 रन निकालेगा, ऑलरेडी 60 निकाल चुका है। मोर 160 बॉल्स पे खाली, ऐसा नहीं सोचना कि सर उधर खेला ही नहीं तो, उसका स्ट्राइक रेट तो अपने आपने मौजूदा रखा है ना, उसका स्ट्राइक रेट, उधर अपनी अकल नहीं लगाना कि सर पहले होगा स्ट्राइक रेट बाद में क्यों रख रहे हो, ये तो ऐसा, ठीक है ना, ये नहीं करना तो कर दोगे कल्याण। हाँ, वो ऐसा नहीं होता है, वो कंसिस्टेंसी रहती, जो स्ट्राइक रेट है ना वो आपको कंसिस्टेंट पकड़ना पड़ेगा उसका, ठीक है ना। मैं तो सवाल क्यों पूछता था, उसके अगर 1000 पॉसिबिलिटी होती तो क्यों पूछता था, नन ऑफ दिस करता था उसका, ठीक है ना। हाँ, द स्ट्राइक रेट ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सी, अभी नए कंडीशन के हिसाब से ए का स्ट्राइक रेट कितना है अभी, नहीं नहीं नहीं, ए का स्ट्राइक रेट कितना है अभी, 120/180, ने 12 साइन 3 कट रहा है, 66.66 है, 2/3 कितना होता है, ठीक है ना। और देन सी, सी का स्ट्राइक रेट एक ग्रेटर है क्या, नहीं है, ये वाला नहीं है, 1 and 2, 1 and 2, हाँ वो 66.66 91.66 से कम है, ठीक है। सो इसलिए ए ग्रेटर नहीं है बी से, सी से, ठीक है। बाकी सब हो गया। हाँ मैं क्या करता हूँ आपको,
ये मैं आपके ग्रुप्स पर डाल देता हूँ, जरा उसको, आपने लिखा नहीं कुछ भी, लेकिन घर पे इसको एक बार थोड़ा छुड़ा के देख लेना, ठीक है ना। हाँ, अभी कितना बचा, और मेरे ख्याल से 20 सवाल बचे, तो मैं अच्छा करके देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना। देखो आप थोड़ा सा आदत डालोगे ना, तो ये चीज कुछ नहीं है। अब आपने ये समझा होगा कि भाई बेसिकली क्या है, आपका ट्रेडिशनल मैथ्स कितना अच्छा है, कैलकुलेशन कितना मजबूत है। वो टाइम एंड वर्क तो इजी था कि नहीं, अगर मैं मेरी मेथड से आप गए तो कभी भी आप हार नहीं सकते उसमें, चाहे जो पूछने दो उसको, कुछ भी होने दो। वो क्या, मैंने देखा बहुत लोग अलग अलग तरीके से छुड़ाते हैं, कुछ तो भी नंबर ऑफ यूनिट से गिनते हैं, ऐसा कुछ लोग करते हैं, ठीक है ना। मैं नहीं करता भाई, मुझे वो समझते ही नंबर ऑफ यूनिट्स, मैं नहीं करता। मेरा सीधा सीधा तरीका है, पर पर्सन इफिशिएंसी, वो आदमी की संख्या कितनी है और कितना दिन लगाया, खत्म हो गया, काय के लिए वो गिनने का। और एक ही तो स्टेप में खत्म हो गया, टाइम एंड वर्क। हाँ, फिर क्यों उतना दिमाग लगाते हो, इसकी यूनिट उसकी यूनिट गिन रहे हो, डोंट, प्लीज। वो एग्जैक्ट सही तरीका है कि बस नंबर ऑफ डेज को उल्टा करो तो इफिशिएंसी आता है, पर पर्सन इफिशिएंसी निकाल लो। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ पर्सनल, आपको क्या करना है, पर पर्सन इफिशिएंसी निकालना है। और जैसे जैसे चेंज होती है संख्या, उनको मल्टीप्लाई करो, और डेज की संख्या से मल्टीप्लाई करो। उधर वर्क डन क्या हो सकता है, पूरा वर्क हुआ तो वर्क हुआ, अगर उसने बोला हाफ वर्क इज डन, उधर आप 1/2 भी कर सकते हो। देखो, इस फॉर्मूले में आपको सब पॉसिबिलिटीज करने की चांसेस है, लेकिन जब आप वो यूनिट की हिसाब से गिनते हो ना, तो उधर बड़ा प्रॉब्लम है। मान लो उसने बोला हाफ वर्क, 3/4 वर्क, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसका 3/4 वगैरह करते बैठना पड़ता है यूनिट्स का। डोंट डू इट, सिंपल है ये। जब भी मैं टाइम एंड वर्क लेता हूँ ना, तो एक बार आप बैठ भी जाओ, या आप अगर आपके पास ऐप है अभी भी चालू, तो देख लो मैंने टाइम एंड वर्क कैसे लिया है। मैं बराबर पढ़ाया उसको, आप उसको बराबर करते हुए जाइए, हाँ, गड़बड़ नहीं होगा। पर इस लेवल पे आपको आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, प्रत्यक्ष में क्लासेस में ज्यादा अच्छा होता है। ये घर पे बनने वाला है कि आपसे नहीं बनता है। थैंक यू वेरी मच।